पर आपके इस वकीलों वाले तरीके में जब आप इंटरव्यू में थे, पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपको टोक भी दिया गया था, राइट? बिल्कुल। आपसे कह दिया कि बी शॉर्ट, बी प्रिसाइज, और इतनी तेज से पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर ने आप पे चिल्ला दिया कि जो बाहर बैठा था उस तक आवाज गई थी, और वो आपसे पूछ रहा, भाई ऐसा क्या हो बिल्कुल गया था तुम पे चिल्ला दिया गया? बिल्कुल। बिल्कुल A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम बाशने और आज हमारी मुलाकात होने वाली है आयुष भाई से। आयुष भाई कौन है? आयुष भाई ने रिसेंटली आईएमए की मेरिट लिस्ट में अपना नाम हासिल किया है। ये कौन सी पोजीशन पर आए? ये है 18 पोजीशन पे। और कौन सी एंट्री है इनकी? इनकी एंट्री है सीडीएस सेकेंड 2019। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, तो आयुष भाई जो है वो इंजीनियर होंगे? नहीं, आयुष भाई लॉ ग्रेजुएट रह चुके हैं। वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं अगर देखा जाए तो। अभी उन्होंने लॉ अपनी कंप्लीट की है। अब आयुष भाई की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। आयुष भाई की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग एसएसबी क्लियर की और मेरिट में भी आ गए। बहुत बड़ी बात लग रही है। पर इससे एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने कभी भी जो लॉ की एक एंट्री होती है जैक, उसको कभी भी अपना प्रेफरेंस नहीं रखा। वो हमेशा से ही सीडीएस पे ही फोकस थे कि उन्हें सीडीएस से ही जाना है। अब यही पूरी कहानी हम समझेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के और जैक एंट्री को बिना अपने प्रेफरेंस माने इन्होंने करा कैसे काम। चलिए मुलाकात करते हैं आयुष भाई से। आयुष भाई, दो लोगों की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, मैंने सुना है। पहला तो इंसान है पुलिस वाला, दूसरा इंसान है वकील। बिल्कुल। तो ये बात कितनी सच है बताओ? दोस्ती भी बहुत अच्छी भी है, दुश्मनी भी बहुत बेकार है, क्योंकि दोस्ती आपको बचा सकता है, ऐसा वकील हो तो आपको अच्छा, कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होगी, कोई आपको लूटेगा नहीं, फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन अगर दुश्मनी होगी तो सबसे अंदर आपको वही फंसाएगा। ये तो झूठ बोल रहे हो कि तो उनसे, वकील है तो फ्री में काम हो जाएगा। अरे बिल्कुल होता है। वकील फ्री एडवाइस तो कर ही में? सकते हैं। बिल्कुल होता है, अगर आप रिलेटिव हो, दोस्त लोग कैसे मांगते हैं भाई इसमें हेल्प कर दे, तो वो हो ही जाती है। तो दोस्ती भी बड़ी काम की होती है उनसे। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सुना है कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत आती है ना, दो लोगों को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तीन लोगों को एक्चुअली। हम्म पहले तो हम्म, हम्म। भगवान है ही, दूसरे डॉक्टर और तीसरे वकील। आज के टाइम पे तो हाँ, वकीलों को सबसे ज्यादा याद किया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इवेंचुअली हर चीज आजकल कोर्ट में ही जाती है, तो वकीलों का काम बढ़ ही जाता है, जरूरत बढ़ ही जाती है उनकी। पर आपके इस वकीलों वाले तरीके में जब आप इंटरव्यू में थे, पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपको टोक भी दिया गया था, राइट? बिल्कुल। आपसे कह दी कि बी शॉर्ट, बी प्रिसाइज, और इतनी तेज से पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर ने आप पे चिल्ला दिया कि जो बाहर बैठा था उस तक आवाज गई थी, और वो आपसे पूछ रहा, भाई ऐसा क्या हो बिल्कुल गया था तुम पे चिल्ला दिया गया? बिल्कुल। बिल्कुल बट यू टर्न इट इनटू अ ह्यूमर। आपने कह दिया सर मैं वकील हूं और मैं एक दिन में प्रिसाइजली कैसे जवाब देना शुरू कर दूं, एंड दैट टर्न इनटू एवरीथिंग कूल डाउन। बिल्कुल। तो आपने जैसे कि ये जो चीज आई है मेरे अंदर, ये बहुत नेचुरल चीज है। आप जैसे अगर जॉली एलईडी 2 देखे होगे, हाँ तो एंड हाँ। में एक सीक्वेंस आता है जिसमें वो पूरा स्कूटर साफ करता है, एक बच्चा आके उसका, फिर बच्चे का मुंह साफ करता है, और आखिर में बोलता है कि कोई पूछता है उससे, भाई आपको शर्म नहीं आती? तो बोलता है भाई वकील हूँ। तो वो जो चीज, छोटी सी चीज है, वो हर किसी में आ जाती है कि वकील लोग, आपको बुरे का भी साथ देना पड़ेगा, अच्छे का भी देना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली वो चीज आनी पड़ेगी, आप प्रेशर में भी ह्यूमर ढूंढ के या अपने आप को काम रख के कैसे काम कर सकते हो। तो 5 साल उसी लॉ स्कूल में रह के वो पर्टिकुलर चीज सीखते सीखते वो चीज आ गई थी अपने आप, और वो बहुत जरूरी भी थी वहाँ पे। बट आपको नहीं लगता? मुझे पर्सनली लगता है, मेरा पर्सनली एक हाँ एम रहता है, मैं किसी तरह ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एक बार हंसा दूं। मेरा हाँ पर्सनली हाँ। एम रहता है कि अगर आपने एक ठीक। बार हंसा दिया, सो यू आर, कई चीज आपने शो कर दी। यू आर ह्यूमरस, हम्म यू आर लॉजिकल, यू नो हाउ टू टेक द सिचुएशन टू द काम सिचुएशन, एवरीथिंग। और कहीं ना हम्म। कहीं एक इंप्रेशन आ जाता। तो आपकी स्ट्रेटेजी में था कभी ये? ना, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कैसे इंप्रेस करना है या हंसाना, कुछ नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ इतना सोच के गया था कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा वहां पे जितना हो सकता है, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली निकलेगा, पॉजेस नहीं होंगे उसमें। और दूसरी चीज कि मैं कॉन्स्टेंटली स्माइल करता रहूंगा। मैं प्रेशर नहीं आने दिखने दूंगा अपने चेहरे पे या अपने एक पर्टिकुलर एक्शंस के थ्रू। तो वो दो चीजों को देख के मैं अपना पूरा पर्सनल इंटरव्यू को फोकस करता हूँ। चलो, मैं आपको जरा, आपने कहा मैं प्रेशर नहीं आने दूंगा, राइट? अब मैं जरा बिल्कुल। इसको थोड़ा इंट्रीग करके आपको एक बात कहता हूँ। आपको याद हम्म होगा अच्छी तरह से, जब आपका एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू आ रहा था, तो पहले हम्म दिन, सॉरी, साइकोलॉजी टेस्ट को छोड़ के बाकी दिन आपको हम्म, रोज शेड्यूल होता था आपका इंटरव्यू। आज बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आज होगा, आज होगा, आज होगा। फोर्थ डे तक हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल। जीटीओ के बाद आपको जीटीओ यूनिफॉर्म में बुला लिया, लंच खाने की बजाय आपको कहते नहीं रुक जाओ अभी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और होके नहीं दे रहा था। तो बिल्कुल। ये तो एक अलग ही प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा।
बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि सेकंड डे से हमको बोला जा रहा था इंटरव्यू आपके चालू होंगे। तो आप रेगुलरली जा रहे हो, आप वेटिंग रूम में बैठते हो, फिर बोल देते हैं आज नहीं होगा कल आना। आप जीटीओ ड्रेस में जाते हो, आपको बोल देते हैं कि अभी बैठो, फिर थोड़ी देर बाद बोल देते अब नहीं होगा आपका। फिर ऐसे ही चलता रहता। उसमें भी चेंजेस ये भी हो रहा है कि जैसे कि आपको बता दिया गया है कि एक बोर्ड का प्रेसिडेंट लेगा, आप 18th बोर्ड में हो, फिर आपको बोल रहे नहीं आपका 19 बोर्ड का प्रेसिडेंट लेगा, फिर आपको बोल दे रहे नहीं कमांडेंट लेगा आपका। तो उसमें भी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन लेगा। और फिर आप ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू रहते हो कि दूसरे बोर्ड का भी इंटरव्यू एसएसबी साइड बाय साइड चल रहा है। तो आप वहाँ के फ्रेशर्स से जाके पूछते हो भाई क्या पूछा बता दे। अब वो कुछ ऐसी नई नई चीजें बताते हैं कि आपको भाई साउथ के स्टेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, या आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, डिफेंस में इतना डीप जा रहे हैं। तो आप उस चीज का एक प्रेशर आ जाता है, आप फिर मोबाइल रहता है आपके पास, आप उसमें लगे रहते हो। नो डाउट प्रेशर बहुत था उस चीज का। लेकिन सबसे जरूरी यही था कि आपका जीटीओ भी हो गया, साइक हो गया, सिर्फ एक इंटरव्यू बचा है। और इस चीज का आप 3 दिन से वेट कर रहे हो। तो या तो आप इसको एकदम खराब कर सकते हो प्रेशर में आके, या तो आप इसको मजे से इंटरव्यू दे सकते हो। चलो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बात और बता दूं, हमारे आयुष भाई भी जानते हैं बात, उनके टाइम में ऐसा रहा था कुछ लोगों के इंटरव्यू से 5-5 मिनट के हो रहे थे। हम्म। वो लोग जा रहे थे वापस बाहर आ रहे थे, और आयुष भाई और बाकी जितने भी थे वहां पर तब सबकी हवा टाइट हो रखी थी, भाई ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, आई एम श्योर। बहुत ज्यादा, क्योंकि रिपीटर्स का बेसिकली यही हो रहा था कि मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, वो जा रहे हैं अंदर बाहर आ रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। और फ्रेशर्स के इंटरव्यूज भी ऐसे हो रहे थे कि पहले डे जो साइकोलॉजी वाले डे हुए थे वो प्रेसिडेंट ने दिए थे, तो वो कुछ लोग के, एक दो लोग के अच्छे चले थे, अराउंड 40 to 45 मिनट्स। लेकिन उसके बाद जितने फ्रेशर्स थे, अराउंड देवर 10 फ्रेशर्स, उसके बाद जितने फ्रेशर्स थे सबके 25 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स मैक्स। तो फिर वो एक डाउट आ रहा था कि आप एक ऑर्थोडॉक्स सोच के चलते हो एक कि हाँ आपके इंटरव्यूज मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स तक तो चलते ही हैं, इतने उनकी एक लेंथ है और ये आइडियल इंटरव्यू की लेंथ है। अब आप सोचते हो कि इतना कम हो रहा है, तो आपके वो भी एक प्रेशर है कि हो क्या रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या पूछेंगे, चल क्या रहा है, आपसे क्या पूछा जाएगा। तो उस चीज को पे उस टाइम पे यही एक डाउट था कि हमारा कितनी देर होगा, क्योंकि मेरे से पहले 2 लोग गए थे, उनके इंटरव्यू 15-20 मिनट के बस चले थे। ठीक है, बट जब आप रिकमेंड हो गए तब हम्म। आपके दिमाग में दो चार थॉट्स चल रही थी। एक तो थी आपकी हम्म। जीटीओ के रिगार्डिंग, और दूसरी थी पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग। बिल्कुल। पर्सनल इंटरव्यू की थॉट आपकी ये आई, कभी भी मान के मत चलो, मतलब प्री कंसीव लेके मत चलो ऐसा होगा। एम आई राइट भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सिर्फ ये इंटरव्यू की बात नहीं थी कि आपको प्री कंसीव्ड एक नोशन बना के चल रहे हो कि हाँ ये एक आइडियल प्रोसेस का टाइम लिमिट है, या इस दिन यही होगा। वो चीज सही है आपकी कि इस दिन ये चीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है वहां पे। आपको हर एक कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस कैलकुलेशन आप सोच रहे हो वो हो जाए, आप पैनिक कर सकते हो उसमें, आप थोड़ा प्रेशर में आ सकते हो। आप सिर्फ इतना सोच के जाओ, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप प्रिपेयर्ड हो। अब 5 डे में कभी आखिरी डे भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस दिन भी अगर जीटीओ इंटरव्यू हो जाए सुबह, तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप उस वक्त भी कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप प्रिपेयर करके आए हो। तो वो एक फंडा था। फेयर इनफ, बट एक बात और जरा मैं व्यूअर्स के सामने लाना चाहूंगा, जिनका 5 मिनट इंटरव्यू था वो भी हम्म। रिकमेंड हुआ है, उनमें से भी कोई रिकमेंड हुआ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कोई मतलब नहीं बैठ रहा था कितनी देर इंटरव्यू हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारे बोर्ड का केस नहीं था कि वो लोग रिकमेंड हुए हैं। लेकिन दूसरे बोर्ड्स में जो रिकमेंड हुए उनके भी सेम यही था, जिनसे हम बात में मेडिकल्स के टाइम मिले, उनके भी इंटरव्यू ऐसे ही चले थे 4 to 5 मिनट्स, और वो रिकमेंडेड थे। तो ये कोई एक गलत चीज नहीं है कि आपके 4 to 5 मिनट्स चल रहे हैं। बात यह है कि वो वहां पे कंफर्म करते हैं आपके थ्रू पीआईक्यू। ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई, हमने जब डिस्कस किया और हमको एक एसएसओ के थ्रू भी थोड़ा आइडिया लगा। उन्होंने भी ये चीज बोली कि हमें पता रहता है कि पीआईक्यू और आपके एसडीटी और आपको जज कर लेते हैं हम, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बस हम जहाँ पे डाउटफुल रहता है आपको वहां पे ग्रिल करते हैं, वहां पे पूछते हैं। अगर आप वहां पैनिक करके वहां पे गड़बड़ करे, तो जज कर लेते हैं कि हाँ कुछ ये कैंडिडेट सही नहीं है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, बट ये इतनी सी जर्नी नहीं है आपकी, बहुत हम्म। ज्यादा जर्नी है। यू आर द लॉ ग्रेजुएट, वकील बिल्कुल। साहब हैं आप, ठीक है? हम लोग तो वकीलों को बस जॉली एलएलबी की फॉर्मेट में ही देखते हैं। मैंने कहा ऐसे होते हैं भाई केसेस, ये होती है भाई, ठीक है, सही ये बात चौड़ है। होती है। अच्छा, मुझे ना वकीलों से सबसे ज्यादा लगता है, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, अपनी तनख्वाह क्या होती है ना, बड़ी कम होती है, स्टार्टिंग होती है 15,000 से अपनी, और उसके बाद बढ़ते बिल्कुल बढ़ते धीरे बिल्कुल। धीरे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, हम वकीलों को देखते बिल्कुल। हैं जॉली एलएलबी देख के 80 लाख रुपए एक केस का लेते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कायदे से देखा जाए तो स्टार्ट ऐसे ही होती है, बहुत 20-30 हजार से आप चालू करते हो जब आप लिटिगेशन चालू करते हो। मैं हम्म। आपको कॉर्पोरेट का केस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट में पैकेज पैटर्न रहता है, उसमें पैकेजेस रहते हैं। लेकिन जब आप लिटिगेशन चालू करते हो उसमें भी सेम केस रहता है, आप बहुत नीचे से चालू करते हैं 15-20 थाउजेंड 30,000, हम्म। और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो एज योर सीनियरिटी इंक्रीजेस, एज योर पॉपुलैरिटी इंक्रीजेस।
तो फिर वैसे वो उसमें भी रहता है। तो जो मूवीज में दिखाते हैं बहुत कुछ तो सही नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसमें उसको फिल्माइज कर दिया जाता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हाँ, अगर आप में इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल केस लड़ोगे या पीआईएल इतनी कोई एक इतने बड़े कंसर्न पे डालोगे, तो हाँ फिर एक चांस है कि आपको इतना बड़ा केस मिल सकता है या इतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है, अदरवाइज ऐसा वर्क नहीं करेगा। चलो फिर भी 80 लाख सिर्फ केस लड़ने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना आपको, कहीं आपका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं जा रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है, इवेंचुअली एक टाइम आता है कि आप इतना लेते हो। बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसे वकील है जो सिर्फ एक हियरिंग का 3 करोड़ रुपए लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बट अब मैं यहीं पर मैंने इतना सारा डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया, जब आपको इतनी सारी जर्नी पता है, इतना ओहदा पता है, इतनी तनख्वाह पता है, कहाँ से आ गया आर्म फोर्सेस, आपको पता है लिमिटेड तनख्वाह रहेगी आपकी। बिल्कुल 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 रहेगी। मेरा बेसिकली आर्मी ज्वाइन करने का सिंपल से एक यही रीजन था कि आई वॉज नॉट गोइंग फॉर द मनी, और दूसरी चीज यही था कि आई हैव बीन लिविंग द एक्टिव लाइफ रही है मेरी। पापा बैंक में थे, तो लगातार हर 2-3 साल में ट्रांसफर, नई सिटी में एक नया एनवायरनमेंट अडेप्ट करना, नए लोगों से मिलना। अगर मैं एक एज अ लॉयर जाता उस फील्ड में, तो मैं एक सिटी में कन्फाइंड हो जाता, और उसी सिटी में रहकर फिर मैं एक्टिव लाइफ नहीं रहती मेरी इतनी, मैं कोर्ट में ही रहता ज्यादातर या ऑफिस में रहता। एक्टिव पार्टिसिपेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स में कह लो या आपको ट्रिप में जाना कहीं, उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता। तो मेरे लिए सिंपल सा एक चॉइस यही थी, या तो मेरे को जो चीज पसंद है मैं उसके लिए टाइम निकालूं, या तो वो चीज करूं जो खुद मेरा प्रोफेशन हो और उसका ही पार्टी हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सिटी में कंसाइड नहीं रहना चाहते, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल। एडवेंचरस लाइफ रहेगी, वो सब आपकी हम्म, बात सारी सही है। ठीक है। बट यू डिडंट चूज एन इजी पाथ। आप जैक हाँ एंट्री बिल्कुल का इंतजार कर सकते थे, हर साल आती है, बिल्कुल। उसमें आप देते। एसएसबी डायरेक्ट आ रही है, रिटर्न क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 5 साल पढ़ पढ़ के दिमाग खत्म हो चुका होगा, है ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ये सीडीएस का आया कैसे थॉट, क्योंकि कई लोग जो अभी लॉ कर रहे हैं उनके दिमाग में आता है हम हम्म, जैक एंट्री से जाएंगे। एंड हाँ हाँ। मेरा पर्सनल नॉलेज ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी ओवर है, हम्म, जैक एंट्री से जाना अपने आप को थोड़ा धोखा देने के बराबर है, क्योंकि सिर्फ 5 सीट होती है, चाहे मैन हो चाहे बिल्कुल वुमेन हो, 5 5 सीट है, बिल्कुल और काफी ज्यादा चांसेस है आप मेरिट आउट हो जाओगे। बिल्कुल होते हैं। तो ये बात आपको नॉलेज थी इस बात की? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। So this is the reason you choose CDS. नॉट जस्ट दिस पॉइंट बट ऑल्सो द पॉइंट दैट कि आप जब जैग एंट्री से जाते हो तो आपको सिर्फ 2 इयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है आपको, जो मैंडेटरी है। उसके बाद आप जाके आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी चेन्नई में, फिर आप एक जैग ऑफिसर बनते हो। तो आर्मी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी इजी गोइंग जॉब रहे, आपको यूनिफॉर्म मिले, लेकिन आपको ज्यादा फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं करना है, आपको उतनी एक्टिव लाइफ नहीं रहनी, तो ठीक है, फिर आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ लेनी जीनी है चाहते हो आपने, जो एक आर्मी को आप देखते हो कि वो कितनी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती हैं, और शुरुआत से लेकर आखिरी तक वो एक एक्सपीरियंस रहता है, तो उस चीज को लेकर मेरा था कि सीडीएस। और दूसरी चीज सर, सीडीएस के साथ ये रहता है ना कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आप एक परमानेंट कमीशन में जाते हो, आप बहुत लंबे समय तक उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैक एंट्री में ये रहेगा 12 इयर्स तक का रहेगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आर्मी के पास रहेगा कि आपको कंटिन्यू करने देंगे कि नहीं देंगे, वो आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, कोई आप किसी चीज को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो उसको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रखना, वो मेरा एक सबसे बड़ी चॉइस थी। तो मेरे लिए ये नहीं था कि मेरे को इजी गोइंग जॉब चाहिए कि मैं बैठा रहूं या कुछ, मेरा ये था कि जो भी चीज हो मैं उस चीज को अच्छे से एंजॉय करूं, और वो सीडीएस एंट्री दे रहा था। वो सीडीएस एंट्री आपको दे रहा था, मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ पर सीन मैं आपके सामने और लेकर आता हूँ, हम्म, मैं सीडीएस पे ही बात कर रहा हूँ। यू हम्म, आर अ काइंड ऑफ पर्सन, फटाफट सिलेबस खत्म करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। बिल्कुल व्हाई यू वांट टू गिव सो मच मॉक टेस्ट? आपको भी पता है जब आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था आपका स्कोर ही बहुत लो आ रहा था, कितना आ बिल्कुल रहा था बिल्कुल। आप थोड़ा बताओगे जरा? हाँ, अगर आप जैसे मेरे देखो तो जीके में तो कई बार होता था कि आउट ऑफ लेस देन 20 आता था। लेस देन कितना? 20? ये मोटा मोटा हो गया, लेस देन 20 ये कितना? 14-15 मैक्स इतना आ रहा था पहले दूसरे में। 10 भी आया शायद आपका। और और दूसरे जैसे अगर आप सब्जेक्ट्स देखो, इंग्लिश मेरी स्ट्रांग थी, तो इंग्लिश में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसमें मैं हमेशा ही अच्छा स्कोर कर रहा था, अब 80 आ रहा था। हम्म बट मैथ्स में मैं बहुत पीसीएम था मेरे पास 10+2 में, हम्म लेकिन वो टच खत्म हो गया था इन दिस 5 इयर्स। तो हम्म वापस उसको गेन करने उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी, 21-22 स्कोर आ रहा था पहले मॉक्स में। तो फिर मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि नॉलेज होना अच्छी बात है, कि आपके पास नॉलेज, आप नॉलेज गैदर करो अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन अगर आपको उसका प्रैक्टिकल यूसेज ही नहीं पता, तो आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, आपकी मेथोडोलॉजी हर किसी की अलग होती है, कोई कम अटेम्प्ट करता है, मेरा था कि मैं बहुत अटेम्प्ट करूंगा।
भले ही गलत होंगे, लेकिन मैं रिस्क लेना जानता था कि मेरे को रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड द पेपर वाज ऑन सितंबर, 8th ऑफ सितंबर। तो इतने कम टाइम में जब मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, सिर्फ सोलिली उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो डेली इसकी स्टडी हो रही है, 2-3 बार रिवीजन हो गया मेरा। तो ये रहता था कि अब आपको उस चीज को प्रैक्टिस करो, कि अगर आपको जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ता ही है। आपको पता चलेगा कि कौन से स्पीयर्स में आपको पता है कि आपको नॉलेज है और कहाँ पे नहीं है, तो आप जो नहीं पता है वहां पे जाके ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं। फेयर इनफ, फेयर इनफ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको इंट्रीग कर रहा हूँ। हम्म, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, पता लग रहा है स्कोर लो आ रहा है, मतलब धज्जियां उड़ गई होंगी। मतलब मैं इंग्लिश बिल्कुल। में अच्छा सा स्कोर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वहां तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस ऊपर हो रखा होगा भाई, काश इंग्लिश ही पेपर होता, काश कसम से हाँ सीडीएस का, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मैं तो निकाल देना था। अब यहाँ बिल्कुल। जीएस वो पार्ट है, मैथ्स वो पार्ट है। मैथ्स में साथ ऐसा होता होगा, आपको आपको बाद में रियलाइज भी होगा जब आप आंसर की देखते होंगे, यार एक कंसेप्ट तो मैं जानता हूँ, ये लैंग्वेज उल्टी सीधी आ रखी है यहाँ पर। बिल्कुल यही होता था। यही होता था। बिल्कुल। तो फिर क्या करते थे, मॉक टेस्ट को ही दोबारा, मतलब उसके हर रोज जब भी दिया आपने मॉक टेस्ट, मतलब उसको दोबारा पूरा देखते थे आप, और फिर आप अगला आगे बढ़ते थे। बिल्कुल, जिस दिन मैं मॉक देता था, मैं वीक्स में 2 बार मॉक देता था। अच्छा। तो जिस दिन मैं मॉक दे रहा हूँ उस दिन सिर्फ मैं मॉक पेपर जो दिया उसको ओवर एनालिसिस करता था, उसका उसको स्टडी करता था कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि हम्म। उसके सॉल्यूशंस भी रहते हैं उसमें। हम्म। तो फिर मैं पूरे दिन सिर्फ मॉक पे ही फोकस रखता था अपना, कि जिस दिन मॉक दिया है उसी को एनालिसिस करता था कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही भी हुआ है, लेकिन आंसर किस और वे में आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल इन मैथ्स, आप हम्म। लॉन्ग मेथड अपना रहे हो, उससे टाइम ज्यादा जा रहा है, लेकिन अगर किसी शॉर्ट वे में बताया गया तो उसको पढ़ता था, समझता था, ताकि आगे अगर वो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर पैटर्न की आए तो जल्दी आंसर आए। हम्म। जीके में भी यही होता था, क्योंकि जीके में मैं अराउंड 100 के अबव हमेशा अटेम्प्ट करता था। इवन इन द सीडीएस रिटर्न, जो सीडीएस 2019 था, इसमें भी मैंने 104 अटेम्प्ट करे थे। तो हमेशा से मेरा यही रहता था कि अगर गलत भी हो रहा है तो उसको स्टडी करूं, उसका क्या रीजन क्यों नहीं आया। तो वो रहता था, तो पूरा डे मैं अपने उस पर देता था, ताकि अगर जो मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ उसके थ्रू मुझे अच्छे से पता रहे, ताकि आगे से अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम्म। गलती रिपीट ना हो। फेयर इनफ, फेयर इनफ। जरा 2 मिनट यहाँ पर पॉज लेंगे। आयुष भाई ने एक बात कही कि वो मॉक टेस्ट करते थे सैटरडे संडे। अब इस मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली हाईली आपकी बढ़ जाए, एक्सट्रीमली बहुत अच्छी तरह से आपकी बढ़ जाए, तो उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे करें। और यहाँ पर पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं कराता हूँ मंडे टू फ्राइडे, स्पेशली मैथ्स के। रोज सुबह 11 बजे और रोज रात 9 बजे, 2 वक्त हैं, आपका एक एक घंटा मैं लूंगा, और वहां पर आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में सैटरडे संडे है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर यू विजिट अन अकेडमी, जहां पर मैं फ्री में मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आयुष भाई से मिलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा खुद का हम्म, ओपिनियन है, मुझे बताना आपका ये सही था कि नहीं। जब हम मॉक देते हैं, ठीक है, और हम्म, आपने उस दिन जो आपने वीकेंड का था, मेरा भी सेम रहता था, मैं एनालिसिस करता था, चाहे ठीक है। मैथ्स का पेपर हो, चाहे जीएस का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का हो, वो हम्म, जो आपने क्वेश्चन आपके थ्रू गो थ्रू हो गया, जो आपने गलत किया था, वो कहीं ना कहीं दिमाग में याद हो जाता, हाँ हाँ। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का। मैं मैथ्स को रट्टाफिकेशन नहीं कहता हूँ, बट पता नहीं वो याद हो जाता, ऑटोमेटिक होता है बिल्कुल हो मोड। जाता है, अपने आप हो जाता है वो। और वो फिर कहीं भी आ जाए, आपका दिमाग एकदम से स्ट्राइक करता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न का भी क्वेश्चन दिख जाएगा, भले ही उसका कुछ अलग लैंग्वेज होगी, कैसे भी होगा, हम्म। हम्म। लेकिन आप जब पेपर को देखते हो तो आप फिर से जब वो प्रॉब्लम को देखते हो, अलग लैंग्वेज होगी उसकी, हो सकता है अलग वैल्यूज हो, लेकिन एक इमेज मेमोरी रहती है आपकी। आप तुरंत समझ जाते हो कि हाँ यार, ये तो ये वही क्वेश्चन है जो मेरे को उस पर्टिकुलर मॉक में ऐसे गलत हुआ था। तो आपको क्लिक कर जाता है और फिर उसको सही कर लेते हो इस बार। तो इसलिए वो जरूरी है कि आपकी जो एक इमेज मेमोरी को पार्ट बनाओ अपना, उसको सॉल्व करने के लिए यूज में लाओ। चाहे वो जीके के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, मैथ्स के लिए हो, बहुत हेल्पफुल रहता है रिटर्न के लिए कि आप प्रैक्टिस बढ़ा के रखो अपनी। पर फिर खुशी का ठिकाना अलग ही होता है, मैं बताऊं, अगर वो क्वेश्चन कहीं करा हुआ खाना हाँ, फिर से आ जाए, हाय, जो बहुत खुशी फील होता होती है है। कि हिट करता है कि एक तो सही हो गया। तो सही हो गया, ये वही है जो मैंने किया था, वो वही हाँ तरीका बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल सही बोले। वो अलग ही फीलिंग होती है। चलो यहाँ तक बिल्कुल हो गया, मॉक टेस्ट आपने दे दिया, अभी हम सीडीएस की बात आपकी समझ गए। तो बिल्कुल। मैं सीडीएस की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, सीडीएस सेकंड 20 प्रिपरेशन प्लान, हमारे व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, हम्म, वो वहां से समझ जाएंगे। बट मैं यहाँ से बिल्कुल। आपको इंट्रीग करना चाहूंगा एसएसबी पे। यू आर काइंड ऑफ पर्सन ओके। जिसने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, हम्म, करेक्ट, और उसका एक सीधा सीधा बिल्कुल। नियम उसका ये बन गया था कि भाई कोचिंग में ऐसा हो सकता है मैं फैब्रिकेट हो जाऊं, और मेरा जो एक चांस होता है, गोल्डन चांस एज अ फ्रेशर, वो मेरे हाथ से निकल जाए, करेक्ट।
बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। आपने खुद से तैयारी की, यूट्यूब का आप लेते थे सहारा, एक मेरा चैनल हो गया, बाकी चैनल्स भी हो जाते थे, तो वो हुँ, आप हुँ, सहारा हुँ। लिया करते थे, ठीक है। बट ये सीडीएस नहीं है। सीडीएस में क्वेश्चन नहीं आ रहा, सोल्यूशन देख लिया, हो गया काम, आपको कंफर्मेशन हो जाती है। जब खुद से तैयारी करते हो कंफर्मेशन नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोलिए। आप सिर्फ, मैं मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब हुँ, हुँ। आप आंख पे पट्टी बांध रहे हो, जिसने यूट्यूबर ने बता दिया वो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गया, किताब पे आपने लिखा हुआ देख लिया है, कोरा पे लिखा हुआ देख लिया, आप आगे बढ़ गए। एम आई बिल्कुल राइट? सही। बिल्कुल। ओके। नाउ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कोचिंग नहीं करना चाहते। हाउ हुँ, यू हुँ, हुँ। गेट सच अ कॉन्फिडेंस कि अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, और यू जस्ट रिलाई ऑन योर रैशनैलिटी कि यहाँ से ये सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा। आप जब भी मेरे साथ ये होता था कि जब भी मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या कुछ किसी का एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये सोचता था कि जैसा उसने पर्टिकुलर चीज़ में रिएक्ट किया है, सिचुएशन में रिएक्ट किया है, हम्म। क्या सेम मैं वैसा रिएक्ट करता? क्या अगर किसी ने बोल रहा है कि वो उसके टफ सिचुएशन में वो फट्टे को लेके अब मांग रहा है या वो कैरी कर रहा है, वो टीम को लीड कर रहा है, तो क्या मैं भी वैसे ही करता अगर मैं उसकी पोज़ीशन पे होता? वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप हम्म। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। हम्म। चीटिंग भी आपको सोच समझ के करनी चाहिए। ओके। तो वो चीज़ होती है कि अगर आप अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हो और सिर्फ़ उनका एक्सपीरियंस सुन के कर रहे हो कि अगर उन्होंने ये चीज़ इस क्वेश्चन में ये आंसर किया था तो मैं भी यही करूँगा, तो वो गलत है। क्योंकि उनकी लाइफ़ की एक पूरी जितनी जर्नी है वो एक अलग हुई होगी आपसे। फेयर तो एनफ। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एनालाइज़ करो खुद से कि आप जब कोई वीडियो देखते हो, किसी का आर्टिकल पढ़ते हो या किसी का एक्सपीरियंस सुनते हो या पढ़ते हो, तो वो चीज़ आपको रिलेट करना खुद से बहुत ज़रूरी है कि यार हम क्या वहाँ पे सिचुएशन में अगर ऐसे होते तो हम वैसा करते कि नहीं। तो उससे आपको प्रोसेस के बारे में और वहाँ पे आप एक तरीके से आप मेंटल इमेज बना लेते हो कि हम वहाँ पे ऐसा-ऐसा परफ़ॉर्म करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं आपकी बात सही समझ गया। नाउ लेट मी डिग इन। हुँ, भाई हुँ। मैं यूट्यूबर हूँ, सो आई एम कॉल्ड एज एन इन्फ्लुएंसर। सो आई एम ओके, श्योर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे की बात इन्फ्लुएंस हुई होगी। ठीक है, बिल्कुल। ये जो रैशनैलिटी वाली बात है ना, ये हमेशा नहीं हुँ, हुँ, चलती हुँ। दिमाग में। कभी ना कभी हाँ, हाँ। इन्फ्लुएंस होकर आपने कोई गलत स्टेप लिया होगा। एम आई राइट? हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। क्या लिया था? क्योंकि आपकी आंखें रोल हुई तो पता लग रहा है कि हाँ, लिया तो है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की बात थी जब हम्म। जीटीओ में, हम्म। तो उसमें बोला गया था कि आप बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो, है ना? हम्म। अब मैंने एक वीडियो में देख रखा था कि बैलेंसिंग बीम काफ़ी ईज़ी रहती है एसएसबीस के इलाहाबाद में स्पेशली, हम्म। तो आप वो स्टार्ट करोगे हो जाएगी बहुत आसानी से। हम्म। तो मेरा भी यही था कि जब मेरे को जीटीओ ने एक्सप्लेन किया सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाए, तो मेरा ये था कि हाँ, बैलेंसिंग बीम मेरा फर्स्ट रहेगा और कोइंसिडेंटली वो जस्ट जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आप बैठे रहते हो, उसमें सबसे आगे वही था। अब मैं वहाँ पे अप्रोच किया, मैं 2 बार गिर गया वहाँ पे, 1 बार किया गिर गया, दूसरी बार फिर ट्राई किया, मैं गिर गया और वो मेरा पहला ऑब्स्टेकल था। अब मेरे साथ यही हुआ कि आप 2 बार कर लिए, अब आपके इतने सारे ऑब्स्टेकल बचे और टाइम निकला जाए। अब मैंने उसको छोड़ा कि मैं नहीं करूँगा और मैं आगे बढ़ गया सारे ऑब्स्टेकल करने। तो मैंने सारे ऑब्स्टेकल्स करे लेकिन वो एक बैलेंसिंग बीम रह गया इवेंचुअली इन द एंड। तो यही हुआ कि मैं इन द एंड सिर्फ 9 ऑब्स्टेकल्स कर पाया। अगर मैं किसी और से चालू करता तो एक बार को था कि हाँ, मैं कर देता फ्लो में। तो ठीक है, वो चीज़ एक गलत हो गई मेरे साथ। समझ गया मैं। मतलब जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके पावरफुल वर्ड्स एक बार आपके दिमाग में गए और पूरे बिल्कुल, एसएसबी तक रहे, वहां पर ट्राई भी हो गया, वहां गलती भी बिल्कुल। कर गया है। फेयर एनफ। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर माइंड ऑन विद द रैशनैलिटी। अपना दिमाग चालू रखो, यहाँ पर समझ के रखो, अपनी रैशनैलिटी यूज करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। राइट? चलो, हुँ, हुँ। मैं आपकी या बात समझ गया। अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, एसएसबी की जर्नी पे दोबारा समझते हैं। फ्रेशर, हुँ, हुँ। कभी स्क्रीनिंग नहीं देखी होगी आपने, आई एम श्योर। आप हाँ, जीडी में हाँ, पार्ट बिल्कुल। लेते थे अपने कॉलेज में, आपने डिबेट बोली है, सब हुआ है। बट जो हुँ, हुँ। स्क्रीनिंग में जो चिपक चिपक के बैठते हैं, और जहां पर अपने कंधे भी निकालने पड़ते हैं आगे एडजस्ट करके कि यार बोले, ठीक है, वहां पर वो सीन अलग ही होता है। तीन जीटी और तीन बिल्कुल। ऑफिसर बैठे हैं, सब हो रहा है। तो वो क्या थी स्ट्रैटेजी कि आप फ्रेशर होके भी स्क्रीन हो गए? क्या रीजन आपके अकॉर्डिंग, एक माइंडसेट क्या बन रहा था आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहला माइंडसेट मैं ये बना के चल रहा था कि आप जिस बोट में हो उसमें बाकी लोग भी हैं, सब डरे हुए हैं, सब फ्रेशर्स हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप वहाँ पर जब आप वेट करते हो कि आपको ग्रुप में बुला के बिठाया जाए, उसके पहले सबसे इंटरेक्ट कर लो, थोड़ा एटमॉस्फेयर को काम करो, तो आप खुद में कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि इनके साथ सामने ही बोलना है मुझे। कोई गलत चीज़ नहीं है, मेरे को जीटीओ से आग भी नहीं मिलानी है, मेरे को इनकी आँखों में देख के बोलना है। अगर मैं इनके साथ उसी समय कंफर्टेबल हो जाऊँगा तो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं होगा। ओके। और दूसरी चीज़ अगर आप अपने वोकल स्किल्स को लेके थोड़े डाउटफुल हो, तो एक हाँ, आपको डर रह सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कॉन्फिडेंटली नरेट कर सकते हो, आप अपनी कॉन्फिडेंटली जीडी में पार्ट ले सकते हो, तो वो डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि हर बंदे को वहाँ पे स्टैमर करने की आदत आ ही जाती है, कोई ना कोई कभी ना कभी स्टैमर कर जाएगा। कोई करेक्ट। आगे आके हैंड जेस्चर्स को यूज़ करेगा, ये भी होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सोचोगे कि यार सिर्फ़ मेरे से हो रहा है, तो
ऑब्वियसली बात है प्रेशर रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल काम रहो उस टाइम पे। आप सबसे इंटरेक्ट करके पहले से रखो ताकि आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बैठने के पहले कंफर्टेबल हो जाओ। फेयर इनफ, मैं आपकी बात, स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी हम्म, स्ट्रैटेजी कि पहले ही जेल अप हो जाओ, आपको जिनके साथ बात करनी है, जिनके साथ इंटरेक्ट करना है, उनके साथ बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस पहले ही रहे। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी मैं आपकी समझ रहा हूँ, पर हम्म, जीडी बहुत सुना होगा आपने, एसएसबी के बारे में बहुत सुना होगा, हाँ स्क्रीनिंग के बहुत बारे में, बहुत। खतरनाक होती है एकदम भाई, पहले दिन बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, वो शब्द आप सुन के वहां पहुंचे हो, अब जीडी वो है जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, वह हाँ बजट हाँ। बहुत होती है भाई। कौन सा बोर्ड था बहुत। सर आपका? मेरे 18 बोर्ड एसएसबी इलाहाबाद। एट इलाहाबाद, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा रूम होता है इलाहाबाद का। बिल्कुल। ठीक, अब इलाहाबाद बोर्ड में आप जीडी में बैठे हो, फिर क्या, हम्म। अब क्या दिमाग में माइंडसेट है फॉर द जीडी? और जब जीडी चालू होने वाला था, लास्ट पर्सन का नरेशन बस खत्म होने वाला था, हम्म। तो मैं कॉन्फिडेंट था, इनिशिएट मैंने ही किया था। ओके। क्योंकि मेरे में ये था कि जब मैं सबका एक बार नरेशन सुन चुका हूँ और कॉन्फिडेंट था कि सबने क्या क्या बोला है, क्योंकि मैं सबको अच्छे से सुन रहा था कि पॉइंट्स क्या है, मैं सबकी स्टोरी पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ उनकी थीम याद कर रहा था कि क्या बोल रहे हैं, वो सुन रहा था ध्यान से। तो हम्म। आपको जब आई कॉन्ट्रैक्ट रखते हो, आप एक्टिव पार्ट ले रहे हो जीडी में, तो वो एक हल्का सा भी डर रहता है ना, वो खत्म हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हो उस environment में। तो जब मैंने इनिशिएट किया जीडी में, तो मेरा ये नहीं था कि मुझे बोलना है। मैंने इनिशिएट किया और एक पॉइंट रखा कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल हैव एग्रीड टू दिस पर्टिकुलर थीम और मेड द स्टोरी ऑन दिस पर्टिकुलर थीम, सो लेट्स गो अहेड विद इट। तो जब मैंने एक पर्टिकुलर एक वे दिया, एक पाथ दिया पूरे जीडी को, तो वहीं से कॉन्फिडेंट हो गया था कि चलो मैंने इनिशिएट कर दिया। अब आगे आगे सबको चांस देना, सब कोई बोल रहा है, लेकिन क्या होता है जब आप वेट करता, हर एक पर्टिकुलर सेकंड आता ही है कि कोई भी नहीं बोल रहा है, वेट करते हैं कि वो चुप होगा तब हम्म। मैं बोलूंगा, वो उस पॉज को लिए आप रेडी रहो, बिल्कुल आगे होके एक्टिव होके बैठो। तो वो चीज का मैं ध्यान रखा, और ये चीज मैंने सीखा यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि मैंने तो आपके वीडियोस के थ्रू कह लो या और भी सोर्सेज के थ्रू ये चीज समझ गया था कि वो पॉज आता ही है, वो आता है, और आप जिसने दिया वो समझते ही है कि वो आएगा इवेंचुअली, क्योंकि पॉइंट्स एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉजिक खत्म हो जाएगा लोगों के पास, उसी चीज को अलग फॉर्म में अलग वे में बोलेंगे वही चीज को। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेट करो अगर आप आगे होके नहीं बोल पा रहे हो तो। और मेरा यही था, सिंपल सा। ठीक है, फेयर एनफ, फेयर एनफ, फेयर एनफ। बट मैं यहाँ पर पहली बात को ही आपको पकड़ना चाहूंगा, हम्म इनिशिएट आप कर रहे हैं, हम्म इनिशिएट सब लोग करना चाह रहे होंगे, बहुत लोग एक साथ बोलना चाह रहे होंगे, देन हाउ यू हम्म। गेट सक्सेसफुल इन गेटिंग इनिशिएट? इनिशिएशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अच्छा आई कांटेक्ट। अगर आपके एक्शंस, भले ही आप जेस्चर्स को यूज कर रहे हो, हैंड जेस्चर्स को, लेकिन अपने एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया में किसी और की बाउंड्रीज को मैच नहीं कर रहे हो, अपने एरिया में रह के बात कर रहे हो। तो दूसरी चीज कि आप बीच में बैठो चाहे कहीं बैठो, आई कांटेक्ट बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपका अच्छा आई कांटेक्ट है तो सामने वाला बंद हो जाएगा। दूसरी चीज आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस। हम्म। अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है, लाउड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है आपको कोई डोमिनेट कर सकता है। हम्म। लेकिन अगर आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट और लाउड है, तो सामने वाला बंदा भी चुप हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं से पढ़ के आ रहा है कि आपको भसड़ नहीं मचा। सही बात, तो सही उस बात। चीज को लेकर आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आप लाउड एंड क्लियर हो, तो हो जाता है फिर नीचे। फेयर एनफ, समझ गया आपकी बात। हम्म, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा ये भी दिमाग में लेके चल रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा उसका ओके, ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी पढ़ के आया है कि भसड़ नहीं करनी है। नाइस, नाइस, नाइस। चलो यहां से मैं आगे लेता हूँ। अ, यहां तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट क्या ग्रुप में आपने सिर्फ एक बार ही बोला था? नहीं, मैंने दो तीन बार उसमें बोला, क्योंकि जैसे आपने इनिशिएट किया, फिर दो तीन बार लोगों ने बोला, दो तीन लोगों ने बोला। पूरा ग्रुप कभी नहीं बोलता, स्क्रीनिंग में मैंने एक चीज नोटिस करी, कुछ ही लोग बोलते हैं, कुछ लोग शांति बैठते हैं। तो जो कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग भी कई बार ऐसा होता है कि एक दो लाइन बहुत, या तो बहुत लंबी बोलेंगे या तो बहुत छोटी सी बोल के रुक जाएंगे। तो वहां पे आप ऐसा ग्रुप को लेके चलो, आप मत सोचो कि मुझे ज्यादा बोलना है, आप ऐसा सोचो कि आप ग्रुप है आपका और इसको पूरे ग्रुप को लेके चलना है। तो आपको क्या पॉइंट, यही है, आपको एक कॉमन स्टोरी में लाना है। आपको वहां पे ये मैटर नहीं करता कितनी बार बोल रहे हो, कॉमन स्टोरी में लाना है। और अच्छी बात ये थी, हमारे ग्रुप की कॉमन स्टोरी सिर्फ 3 मिनट में आ गई थी, और ओह, चीज को प्रेस किया था जीटीओ ने। ये बहुत रेयर होता है कॉमन स्टोरी पे आना, मैंने आज तक सुना नहीं है बिल्कुल। कि जीडी में कोई कॉमन स्टोरी पे आ जाता है। क्योंकि हम लोग के ग्रुप में सिंपल सी चीज यही थी कि हर कोई यही फोकस कर रहा था कि जल्दी जल्दी थीम आ गई थी, और मेंबर्स का भी, क्योंकि सिंपल सा यही था कि सबने डिसाइड कर लिया था पिक्चर में एक ही बंदा है, हम्म। तो वही सेंट्रल कैरेक्टर होगा। कोई अच्छा। बाहर से अगर कोई स्टोरी बंदा कैरेक्टर लेके आ रहा है, तो सबसे ज्यादा यही हो जाता है, नहीं हम पिक्चर पे फोकस करेंगे। हम्म। तो मेजोरिटी बन जा रही थी। करेक्ट। तो फिर कॉमन स्टोरी आना इतना डिफिकल्ट नहीं था। लकी ग्रुप यार, बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। कभी कभार मुझे हाँ, लगता फिर है कि ग्रुप अच्छा मिल जाए ना तो भी थोड़ा काम आसान सब हो जाए। बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, बहुत हेल्पफुल होता है, ये तो है। 1% ऑफ फैक्टर वहां पे डिपेंडेंट होता है।
बहुत ज्यादा। ओके, फेयर इनफ, यहाँ से हम समझ गए। बट अब मैं आता हूँ जरा स्क्रीनिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है पीपीडीटी। हम्म, पीपीडीटी आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो, आई एम श्योर, बट एक एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट में जाके बैठ के देखना, जब आपको उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मतलब बिठाया गया है, करेक्ट, वहां से आपने स्टोरी लिखी, और वो जो टाइम होता है स्टोरी लिखने के बाद से स्क्रीनिंग हॉल में अंदर पहुंचने तक का, हम्म। कैसे यूज करते थे आप? उस टाइम पे मेरा ये रहता था कि जो मैंने स्टोरी बनाई है हाँ। उसको मेंटली अपने माइंड में ही धीरे धीरे नरेट करता रहा, क्या लिखी है, ताकि मैं वहां से जाके काउंटर ना कर दूं जो मैंने यहाँ लिखी है और कुछ बोल रहा हूँ। नरेट करते रहो धीरे धीरे, कैरेक्टर्स का ध्यान रखो, थीम का ध्यान रखो, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखो। क्योंकि क्या होगा, आप नरेट करने जा रहे हो, आप इतनी स्टोरीज अगर सुन रहे हो सकता है मिक्सअप कर दो या भूल जाओ आपके पॉइंट। तो अगर आप उसको रिहर्स करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। और करेक्ट। आप अगर मेंटली नरेट भी कर रहे हो तो आप वहां जाके स्टैमर नहीं करोगे। आप इनिशिएट भी बहुत अच्छा करोगे, उसको फुल ऑन कैरी करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, और एंड भी बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ से हम जरा आगे बढ़े, तो स्क्रीनिंग हो गई, सब हो गया। हम्म, अब होता है, बचता है ओआईआर, वेरी स्मॉल हम्म, पार्ट एंड वेरी नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ एंटायर एसएसबी, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। डिड यू नेग्लेक्टेड? आपने क्या उसे नेग्लेक्ट करा था? नहीं, मैं एक्चुअली एसएसबी के लिए, ओएआर के लिए स्पेशली एक बुक लेके रखा था। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा थरो था कि नहीं, मेरे को इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या नाम है क्योंकि उस बुक का? मैंने एसएसबी क्रैक की एक बुक लिया था ओआईआर के लिए, ओके, तो यस। उसके पैटर्न को कर रहा था। और हम्म। आपको मैं मजाक नहीं करूंगा, वो बुक का पैटर्न जो था सेम टू सेम पैटर्न का पूरा ओआईआर आया था। बिल्कुल छपा छपाया आया था, बिल्कुल पूरा छपा छपा छपाया। छपा आया था। मैं मानता हूँ। तो वो चीज बहुत हेल्पफुल रही। और दूसरी चीज कि ओआईआर को हमेशा बोलते थे कि इसका मैटर नहीं करता, पीपीटीटी मैटर करता है ये। तो मैं एक चीज सोचा, एसएसबी में क्या कोई एक ऐसी कोई भी टेस्ट होगा कि वो सिर्फ ऐसे ही रख दिए होंगे उन्होंने टाइम वेस्ट करने को, या उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। आप हम्म। किसी भी चीज को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके लिए बहुत थरो था कि नहीं, मुझको अच्छे से करके जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक हो गई बात। मेरे एक दोस्त ने, पता है, एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक बताया, मतलब फनी वे में बताया उसने। भाई पता है ओआर क्यों रखते हैं? अबे लोगों को इतना खाना पकाना होता है, उसके लिए भी तो समय लगेगा ना, तो टाइम पास बिल्कुल के लिए सही कुछ बात तो कराएंगे वो। है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि वहां पे उसके लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने बंदे बैठे हैं, उनको आप शीट्स दे रहे हो, उसको कर रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, तो इवेंचुअली होते होते आपका लंच टाइम आ ही जाता है। अगर से हम्म। पीपीटीटी कराना हो तो ब्रेकफास्ट के बाद बहुत वेट करना पड़ता, तो उनकी बात भी गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता भाई की बात सही हो। ठीक है, चलो, बट बिल्कुल, फिर भी ओआर की तैयारी करके जाएं आप। खाना तो बिल्कुल। वैसे भी वहां पर इलाहाबाद का तो फिर भी ठीक होता है, बाकी बोर्ड तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, अब तो वैसे भी जो खाना है वो अब सिविलियन के हाथों में दे दिया है, फौज के हाथों से हटाकर। चलो, यहाँ तक की हो गई बात। सेकंड डे के बाद आ रहे हैं हम, साइकोलॉजिकल टेस्ट। यू आर अ हम्म, काइंड ऑफ पर्सन जिसने कभी कोचिंग नहीं ली है, जिसको कभी कोई गाइडेंस नहीं मिली है, एक्सेप्ट आपके सीनियर जो आपके साथ लॉ ग्रेजुएट में थे, जिन्होंने सी डिस्क्वालीफाई किया था, उन्होंने आपको बताया था। द बिल्कुल। मेन थिंग ही टोल्ड यू, नेवर गेट स्ट्रेस। वो यही चेक हम्म, कर रहे हैं कि तुम स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे हो। बिल्कुल। एंड यू पुट इट एज अ थंब रूल ऑफ एंटायर एसएसबी। यस। करेक्ट, चलो। अब टैट के बारे में बात करते हैं हम। टैट के बारे में जब आपके सामने पिक्चर्स आ रही थी लगातार, तब आपके लिए आपने ये पैटर्न, सेम टाइम फ्रेम में पैटर्न, क्या आपने घर में भी रखा था? हाँ, मैं बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर रहा था। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपके जाने के पहले आप स्टोरी पे फोकस ना करो कि आप कैसी स्टोरी बना रहे हो, कि उसमें ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं कि नहीं। आप सिर्फ टाइम लिमिट का ध्यान रखो कि वहां पे जाके, क्योंकि स्टोरीज आपकी लेफ्ट आउट ना रह जाए, इनकम्प्लीट ना रहे। अगर आपके हाथ उस पर्टिकुलर स्पीड में अच्छी हैंडराइटिंग के साथ हैं, तो आप खुद का कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश होके जाओगे विदाउट एनी प्रैक्टिस, या बहुत कम प्रैक्टिस के साथ भी, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेस आउट एनवायरनमेंट में आप थोड़ा पैनिक कर जाओ, आपके स्टोरीज लेफ्ट आउट हो जाए, इनकम्प्लीट रह जाए। तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छा हेल्पफुल रहता है वो। फेयर इनफ आयुष भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जरा मैं उस एनवायरनमेंट को जरा आपके सामने फ्रेम करके रख रहा हूँ, जिससे हमारे जो हम्म, व्यूअर्स हैं समझ सकें। आप एग्जाम में बैठते हैं, पहला टेस्ट होता है हम्म, टैट, वेट, एसआरटी, एसटी। हम्म, नॉन स्टॉप आपके टेस्ट हो रहे हो, मैंने देखा है दिमाग नम हो जाता है, दिमाग बिल्कुल। सोचना खत्म कर जाता है। अब नहीं चलेगा दिमाग में, भाई जो हो गया हो हम्म, गया। अब नहीं चल रहा भाई। जो पेन से निकल गया, अब हमारे हाथ में नहीं है। जो तैयारी थी वो गायब हो गई भाई। बिल्कुल, ये चीज प्रैक्टिस में भी तो होती होगी। बिल्कुल। क्योंकि आप जब, मेरे साथ यही होता था, ये बहुत अच्छा रूल था जो मैंने कई लोग को सजेस्ट किया, कि आप जब साइकोलॉजी डे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस दिन आप साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि आपने टेट के लिए 4-5 स्टोरीज लिखे, चलो भले,
उसके तुरंत बाद बैठ के लिए कोई यूट्यूब वीडियो खोलो, फट से बैठ करो। उसी के तुरंत बाद आप कोई एसआरटी के लिए वीडियो खोलो, एसआरटी के लिए प्रैक्टिस करो, और तुरंत बाद ही एसडीबी लिखना चालू करो। और ये मैं एसएसबी के 1-2 हफ्ते पहले से करना चालू किया था, ताकि आपके माइंड और बॉडी उस तरीके से उस डे के लिए वर्क करने में आदत रहे, उनको कुछ नया ना रहे उनके लिए। ओके, फेयर एनफ ब्रदर। ठीक है भाई, मैं आपकी बात समझ गया यहाँ पर। हम्म, अब यहाँ से मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। हम्म, वहां पर एक पिक्चर आती है, वो पिक्चर अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगा, आपने पिक्चर देखी है, ये थोड़ी हेजी है, मैंने पीपीएनडीटी के हम्म, हिसाब से भी रखी है क्योंकि दोनों का काम हो जाए। नाउ यू कैन बिल्कुल। सी इट्स अ एरिया ऑफ जंगल, जिसमें एक बंदा एक पेड़ के पीछे भी है और बाकी हम्म, लोग झुंड बना के खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, सॉरी बैठे हैं, हम्म, और बीच में कोई आग नहीं चल रही है। हम्म। सो ये मैंने परसीव किया है, बट व्हाट डिड यू परसीव द सेम और समथिंग एल्स? मैं जब भी कोई स्टोरी को या पिक्चर को देख के परसीव करने का एक रूल रखता था, वो सिंपल सा ये था कि मुझे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। तो जब मैंने यारी प्रॉब्लम देखी, यानी पिक्चर देखी, सॉरी, तो मैंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो वहाँ पे पिकनिक बनाने गए आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि अभी सिचुएशन यही है कि हम्म। किसी अपने फ्रेंड से कोई मिल नहीं रहा, और अभी अनलॉक होना चालू हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहा, हैंग आउट करने का टाइम। तो उन लोगों ने एक ने प्लान किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे चल के जंगल में जाके हैंग आउट करेंगे। सबने को उसने बोला कि कुछ कुछ खाने का लेके आना, कुछ खेलने के लिए लेके आना, पूरा डे साथ में स्पेंड करेंगे। और जब उसने देखा कि एक और लड़का है जो दूर से, वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, लेकिन वो देख रहा है इनको एंजॉय करता हुआ, तो उसने उसको इनवाइट किया, उसके बारे में पूछा, उसको हेल्प किया, उसको खाना ऑफर किया, साथ में उसके साथ गेम्स खेले, ताकि उसका भी एंटरटेनमेंट हुआ। और इवेंचुअली उन्होंने एक अच्छा डे को स्पेंड किया और अपने अपने घर पे वापस चले गए। अब ये जो बात आपने बोली है ना, हमारे व्यूअर्स के दिमाग में घुसने ली होगी क्योंकि हम्म, उन्हें लग रहा है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और आप कह रहे हो आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। हम्म। ये तो मामला मेरे व्यूअर्स के दिमाग में तो घुस नहीं रहा, या समथिंग उनके लिए इम्प्रैक्टिकल कह रहे हो। सी, आप एसएसबी को आप ऐसे देखो, जब खासकर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हम्म। उसका नाम क्या है? अप्रिशिएट करना आपको उसकी थीम। लेकिन अगर आप थीम को ही नेगेटिव बना लोगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करके जहाँ पे वो नहीं, अगर हाँ कहीं दिख रहा है कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, जहाँ पे ब्लड है, जहाँ पे नाइफ गन ऐसी चीजें दिखाई गई जहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है नेगेटिव है, तो हम्म। हाँ वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली एक अपना नेगेटिव माइंडसेट दिखा के प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, सिर्फ इसलिए कि आपको अपने आप को हीरो दिखाना है। वो चीज गलत होगी। आप कभी नहीं होता है कि कहीं जा रहे हो हमेशा कोई प्रॉब्लम रहेगी, या कोई पिकनिक में जाते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी अच्छे से भी कंडक्ट हो जाती है, ज्यादातर यही होता है। तो इसलिए उसमें मेरे हिसाब से करना गलत ही रहता है, और मैंने हर अपने प्रिपरेशन में भी यही फॉलो करता था कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल अपने से रिलेट करके रखूंगा। ठीक है, अब जरा मैं आपके बोलने के तरीके में और परसीव करने के तरीके में एक बात नोट कर पा रहा हूँ। देखो पिक्चर हम्म, न्यूट्रल है, कोई बम हम्म, नहीं फट रहा, कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रही, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, शेर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल बच्चे बैठे हैं, बट यू हम्म, इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्शंस। बिल्कुल। वाई? मेरे पास एक सवाल सी, मेरे पास आया था, मैं एक मिनट आपका लूंगा, कि यार बिल्कुल। मुझे यहाँ पर जब कुछ हो नहीं रहा तो एक्शंस हो कैसे सकते हैं? हम्म, तो आप जब कोई पिक्चर देखते हो या कभी भी कोई किसी पिक्चर को परसीव करते हो, तो हर किसी के पीछे एक एक्शंस का एक लाइनअप होता है। हम्म। आपको मैं ये नहीं बोला स्टोरी पिक्चर को डिस्क्राइब करो। आप जैसे कोई एक पिक्चर थी, जैसे मेरी टाइटल में आई थी, कि एक बंदा है वो किसी एक लेज को वॉल को क्रॉस करके जा रहा है। तो उसमें मेरे माइंड में क्या आइडिया आया कि हाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से, बॉल वॉल के उस साइड चली गई, तो उसने वॉलंटियर की वो लेके आता है, तो उसको कूदा वहां पे, बॉल लेके आया। फिर उसने सोचा कि हर बार ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसका सोल्यूशन निकाला जाए, तो उसने फिर जो एक वॉल थी उसके बाजू में जो गेट था उसके लिए बात करके रखा, जिसका वो घर था, ताकि उसको एक्सेस मिल जाए उसके लिए, उसको कूदने की जरूरत ना हो, ताकि कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि ये चीज क्या है, ये मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये अपने लाइफ में आप रिलेट करते हो। ये तो हर किसी ने एक्सपीरियंस की होगी। बिल्कुल, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया, डेली लाइफ का रूटीन है। हम्म। तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये चीज एक कोई भी इंसान पढ़ेगा तो रिलेट कर जाएगा। और फेयर वो ना। चीज जरूरी है कि आप अपने पिक्चर के साथ रिलेट करो खुद से, और प्रॉब्लम जबरदस्ती की क्रिएट ना करो, ताकि आप उसका रिएक्ट भी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना कर पाओ। फेयर ना, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं जरा लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ, यहाँ से लेवल मतलब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज पे लेकर आता हूँ, वो है एसआरटी। ठीक है। हम्म, एसआरटी में सबसे बड़ा पंगा ये है, भाई जो सिचुएशन होती है उसके आप अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन लिखते हैं, बट कई बार सोल्यूशन मतलब जो सिचुएशन आती है सिमिलर आ जाती है। ठीक है। हम्म, अब वहां पंगा आ जाता है। भाई मैं आपके सामने एसआरटी रख रहा हूँ अभी। दो एसआरटी होंगे, दोनों एसआरटी पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे मेरे व्यूअर्स को समझ में आए कि कितने सिमिलर हैं। जगह बदली है सिर्फ आपकी, आप कहाँ पर हैं। देखिए पहली एसआरटी है, ही इज स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन विद 6 other स्टूडेंट। द हाउस लेडी इज क्वाइट रूड टू हिम ओनली एंड इशूड हिम एन अल्टीमेटम
टू वैकेट हर अकोमोडेशन। आप 6 दोस्तों के साथ आप एक घर में रह रहे हो और वहां पर जो लेडी है वो रूड है, उसने कह दिया घर खाली कर दो। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, योर पेरेंट्स गेटिंग टीज बाय देयर टेनेंट्स, मतलब जो किराएदार हैं उनके द्वारा परेशान करे जा रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे? एक जगह आप टेनेंट हैं खुद और दूसरी जगह आप ओनर बन रहे हैं। बिल्कुल सिचुएशन और सोच के देखिए, एसएसबी में ऐसा होता है कि एक लिए आपने एसआरटी सॉल्व की, उसके 5 एसआरटी बाद ही दूसरी आ गई। बिल्कुल आपका सेम ऐसी आती दिमाग खराब हो जाता है, यार अब इसमें क्या लिखूंगा। बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें हाँ तो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पर आपको सिंपल से ये चीज है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दोनों सिमिलर प्रॉब्लम, हम्म। लेकिन उनको सॉल्व करने का, उनको रिएक्ट करने का एक आइडिया सेम होगा। जैसे इन दो प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाए, तो दोनों में आपका आइडिया यही होगा कि आप जिसको प्रॉब्लम है आप उसको कन्फ्रंट करोगे, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे आपकी लैंड लेडी हो, फेयर इनफ। हम्म। ताकि आप प्रॉब्लम को समझोगे क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। हम्म। तो कन्फ्रंट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे जाके वायलेंट हो रहे हो या बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो रहे हो, आप पीसफुली जाके उनसे डिस्कस कर सकते हो कि क्या इशू है, उसको हम्म। सॉल्व कर सकते हो। हम्म। तो वो चीज जरूरी है कि आप अपना दोनों प्रॉब्लम्स जो सिमिलर सी उसमें आइडिया सेम रखो, उसको सॉल्व करने का एक रिएक्ट करने का तरीका सेम हो। आपकी उसको रिएक्ट करते करते उसको एक जो आप एक तरीके से डिटेल आंसर देते हो वो अलग हो सकता है, कि आप उनसे जाके बात कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कन्फ्रंट करने वाली जो चीज है वो दोनों में होनी चाहिए, ताकि वो काउंटर ना करे एक दूसरे को। ठीक है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। बट हम्म, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं कोरा यूट्यूब से मिल मिलाकर आपने एक बात सीखी है कि कॉमा कॉमा लगा के लिखना है। सो हम्म, प्लीज एक कोई एसआरटी मतलब पहला वाला ले जिसमें आप 6 स्टूडेंट्स हैं टुगेदर, उसका आप हम्म। आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कॉमा लगा के, प्लीज वैसे बताओ जरा। सो मैं उसको ऐसे फ्रेम करता दैट confront the landlady, comma, talk to other flatmates, comma, discuss about the issue, comma, solve the issue and live in that same apartment. कभी लगा नहीं कि कॉमा लगा के लिखना सही नहीं होगा? मतलब मुझे जब मैं पहली बार एसआरटी की प्रैक्टिस करता था, मेरे दिमाग में जहन में आता था आई थिंक इट्स नॉट राइट वे। सी अगर आप उसको कॉमा लगा के नहीं लिख रहे हो, बहुत ज्यादा डिटेल लिख रहे हो पूरा एक्सप्लेन करके, तो पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। आपके पास 30 मिनट्स का टाइम, आपको 60 एसआरटीज लिखनी, वो भी क्वालिटी में मैटर करता है। सो जब आप कोई आंसर को लंबा लंबा लिखोगे, हम्म। तो ऑब्वियसली बात है आप उसको डिटेल सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम को आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। हम्म। टेस्ट का नाम ही है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हम्म। तो आपको रिएक्ट करना है, आपको अपना आइडिया देना है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो। वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी मेरे हिसाब से सिर्फ आपका रिएक्शन देखने के लिए वेट कर रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने कभी आती है हम्म। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो मेरे साथ तो मैटर नहीं करता कि आप उसको कितना डिटेल लिख रहे हो, क्या कैसे लिख रहे हो, सिर्फ अपना आइडिया देना जरूरी है वहां पे। फेयर इनफ। अच्छा, मेरा एक और मानना है कि अगर पूरा पूरा सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो नुकसान हम्म, ये है आप फालतू का ग्रामर प्रोनाउन ये सब भी यूज बिल्कुल कर बिल्कुल। देंगे। ओके। और मैंने देखा है अगर जैसे ही ये सिचुएशन थी जिसमें आपको बहुत सारे एक्शन करने पड़ गए, हम्म, कन्फ्रंट द लेडी, टॉक टू द फ्रेंड्स, देन मेक देम टू द वन कंक्लूजन, मेक द लेडी डू नॉट गेट डिस्कम्फर्ट अगेन एंड वगैरह वगैरह, तो 5-6 बिल्कुल एक्शन हो जाते हैं तो सेंटेंस में लिखना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। उसमें फालतू के कंजक्शंस यूज होंगे, एंड, बट, इफ, दैट विल क्रिएट अ बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम ओनली। या। और दूसरी चीज, अगर आप उसमें अगर फोकस भी करोगे तो आप एक तरीके से कॉन्फिडेंस लूज करोगे, क्योंकि इतनी जल्दी लिखते हो तो हो सकता है आप गलती करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, तो आप उस पर फोकस जाएगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, तो फिर गलत हो जाता है वो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे। हम्म, Now the people get mad about it. Yeah, how to write it? What the weakness should I write? What should I do not write? I must say that if you have any weakness of 15 OLQ, make it correct by yourself in your personal life. कैसे भी, और write weakness which is not in the leadership, which हम्म, do not confront that OLQ. This is my view. What's your view on that? मेरे माइंड में सिंपल सा यही था कि एसएसबी में सबसे बड़ी गंदी चीज यही है कि बंदे फोकस करते हैं ओएलक्यूज पे, कि वो अच्छा। कंसीडर करते हैं, बहुत गंदी मेथ है कि आप क्या ओएलक्यूज डेवलप करो, उस पर फोकस करो। क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसने अपनी इतनी लंबी लाइफ रहा है, तो हो सकता है उसके पास 15 की 15 ओएलक्यूज ना हो, कुछ हम्म। तो होंगे ही। आप उस पे वो ढूंढो खुद से, कि आप खुद पे सेल्फ एक इंट्रोस्पेक्ट करके वो ढूंढो कि अपने अंदर क्या ओएलक्यूज हैं। आप हम्म। फोकस ना करो कि हमको डेवलप करनी है, हम्म। कुछ चीज आर्मी के लिए भी छोड़ो, वो करा देगी जब आप पहुंच जाओगे। हम्म। लेकिन अगर आप अभी ये फोकस कर रहे हो कि नहीं मेरे को सारी ओएलटी में दिखाना है अपने एसडीटी में, या मेरे को हर चीज प्रोजेक्ट करनी जो इम्पैक्ट में नहीं भी हूँ, हम्म। तो वो चीज गलत हो जाती है। आप जो हो उस पर रखो, जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है उस पर फोकस रख के आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिफोर एसएसबी प्रिपेयर करना चालू करो, ताकि आपको एकदम ये ना हो कि आप उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। आपको दिखना चाहिए कि आप उस पर इम्प्रूव कर रहे हो, आपकी जो आपके पास ओएलटीज नहीं है। ठीक है। ठीक है।
अब जरा मैं आपकी कई इन चीजों से कई बातें पकड़ रहा हूँ। पहला आपने कहा OLQ फाइंड करो आप में कौन कौन सी है, कैसे आपने फाइंड किया आप में कौन कौन सी है? आप अपनी लाइफ को देखते हो, आपने टीम स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है, आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो, आपने सीसी एक्टिविटीज या डांस कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, इन सब में पार्ट लिया, आपका इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आप फैमिली में इतने इन्वॉल्व रहते हो। तो ये सब चीजें क्या है? आपकी सोशल लाइबिलिटी है, आपकी एक डिसिप्लिन लाइफ का एक तरीका है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो खुद के साथ, कितने ज्यादा आप खुद के लिए फोकस रहते हो, मैनेजेबल स्किल्स, आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ये सब चीजें दिखती हैं। तो आप जो आपकी लाइफ में आपने पीआईक्यू में जो लिखते हो कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, आपका स्कूलिंग कहाँ से, ये उसका ही एक पार्ट है। वही एक तरीका है जो बताता है आपकी ओएलक्यूज क्या है। ओके, फेयर इनफ। अब यहाँ से वो हो गई बात, बट आपने एसडी में लिखा कैसे? मेरा जैसे एसडी का था, तो जब एक बार मैंने एक सैंपल देखा, किसी के दो तीन लोग के सैंपल्स देखे उन्होंने कैसे देखा, तो दो तीन लोग के तो सेम थे कि उनका लिखने का पैटर्न एकदम सही है कि माय पेरेंट्स थिंक ऑफ मी और बिलीव इन मी, ऐसे करके। हम्म। तो मैंने उसी चीज को एक आइडिया लेकर चला कि हाँ मुझे स्टार्ट ऐसे ही करना। लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे बताना, चाहे कितनी सिली मिस्टेक्स भी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीचर्स ओपिनियन में लिखा था कि माय टीचर्स बिलीव दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, बट आई डोंट पर्टिकुलरली फोकस मोर ऑन एकेडमिक्स एंड फोकस मोर ऑन अदर एक्टिविटीज। तो ऐसे करके हाँ बताओ कि आप एकेडमिक्स में वीक हो, बहुत नेचुरल चीज है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। आपकी फैमिली में आप रहते हो, घर पे रहते हो, तो हाँ आप लेट उठ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टाइम से ही उठोगे, सुबह जल्दी उठोगे, बहुत नेचुरल चीज है। फ्रेंड्स आपको मान सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ट्रिप्स को लेकर फोकस रखते हो या बाहर घूमने को लेकर, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी एक कॉमन चीज है। तो उस चीज को हाईलाइट करो, वो दिख जाता है क्योंकि आपके पूरे प्रोसेस में। ठीक है, फेयर इनफ। सो इनको कागज के पन्नों पे उतारा कैसे है, कि उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सेंस सिंपल सा इतना है कि जब हम लिखते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है यार, मैं इतनी इतनी तारीफ ना हो जाए कहीं कि ऐसा लगने लगे कि मैं टू परफेक्ट हूँ, और इतनी बुराइयां ना हो जाए कि ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा खराब हूँ। सो व्हाट डू कीप द फाइन बैलेंस, और यू जस्ट राइट इट, किया मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैंने लिख दिया बस? जब मैं पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, खुद का सेल्फ ओपिनियन जब लिखता था, तो उसमें कभी भी अपना कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं लिखता था। उसमें मैं चाहता था कि मेरे जो एक अच्छी चीजें हैं वो दिखें। ठीक है, और फेयर फिर जो इनफ। आपका फ्यूचर वाला ओपिनियन आता है कि जहाँ पे आप बोलते हो कि आप फ्यूचर सेल्फ को कहाँ देखना चाहोगे, तो वहां पर आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज दिखाओ कि हाँ अभी मैं अपने आप में मैं मानता हूँ कि मैं बुक रीडर नहीं हूँ जैसे। तो मैं चाहता हूँ कि इवन इन द फ्यूचर मैं एक अदर बुक रीडर बनूँ, एक बुक रीडिंग स्किल रहे। मैं अभी इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ जितना मैं होना चाहता हूँ, तो फ्यूचर में एज अ आर्मी, एज अ प्रोफेशन मुझे वो डेवलप क्वालिटी करा ही देगी। तो मैं अपने आप को एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ देखना चाहता हूँ। तो वो वहां पर आनी चाहिए कि आप अपने आप की जो की वीकनेस आप मानते हो वो फ्यूचर में जाके इंप्रूव हो ही जाएंगी, या आप करना चाहते हो। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ पर्सनल इंटरव्यू पे। हम्म, यू आर अ लॉ ग्रेजुएट। आपको बात पता होगा कि आपका आपके सीनियर ने बताया भी था कि आपसे बेसिक कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे लॉ के, बिल्कुल। चाहे आप सीडीएस एंट्री से आए हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब लॉ से आए हैं पर उन्होंने लॉ की चीजें ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में सवाल पूछा, जो कि करंट हम्म, अफेयर रिलेटेड था। वुमेन को परमानेंट कमीशन मिला है उसके बारे में। ठीक है। क्या नाम है, एनआरसी और सीए के बारे में, जिसमें हम्म, आप और इंटरव्यूइंग ऑफिसर एकदम दूसरे पाले पे थे। एक लेफ्ट हाँ। विंग बन गया, एक राइट विंग बन गया। मैं थोड़े व्यूअर्स को बता देता हूँ, राइट विंग वो होता है जो थोड़ा रिलीजियस मैटर्स पे ज्यादा सोचता है, लेफ्ट विंग वो होता है जो सोशलिस्ट होता है, मजदूरों की बात और वगैरह। ठीक है। हम्म, अब वैसा विंग बन गया था। अब यहाँ पर इतना कन्फ्रंट हो रहा है, उसके बाद भी आपको आगे इंट्रीग करा जा रहा है बार बार। सीआईक्यू पे से मुश्किल से 2-4 मिनट थोड़ा बहुत पूछा, उसके बाद पूरा चल रहा है। ठीक। ये एक्सपेक्ट किया था पहले, आपने बताओ कि ऐसा होगा? नहीं, मैंने बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा इंटरव्यू होगा। मैंने ये उम्मीद थी कि हाँ पीआईक्यू से बहुत देर तक तो होगा, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट से रिलेटेड या हम्म। लीगल नॉलेज से रिलेटेड। हम्म। लेकिन सिर्फ 5 मिनट पीआईक्यू रहा, जिसमें उन्होंने पूछा कहाँ से आते हो, इंदौर में क्यों रह रहे हो, और आप क्यों पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फील्ड में आए, ऐसा करके उन्होंने बस किया। बाकी पूरा इंटरव्यू सिर्फ मेरा इसी पे था, इन्हीं तीन चार टॉपिक्स पे। तो ये चीज मेरे एकदम कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड थी। लेकिन उस चीज पे उस टाइम सोचने का कोई टाइम ही नहीं था मेरे पास, नहीं मैं सोच के गलती करता तो जो हो रहा है आपको उसको फेस करना बोल्डली वो ज्यादा जरूरी था। ठीक है, बोल्ड या फेस कर रहे हो, आपको सीनियर ने बताया भी था स्ट्रेस मत लेना। अब जो बिल्कुल। बातें हो रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है, जरा उस सिनेरियो को बताओगे आप? मैं सॉरी मैं पोक कर रहा हूँ, हम्म, बट सीन ही ऐसा था, एनआरसी सीए पे ही उन आप दोनों की ओपिनियन ही डिफर हो गई थी। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको चिल्ला के ये कह दिया था, मैंने शुरुआत में भी कहा था इंटरव्यू में, हम्म, कि कम टू द पॉइंट, बी प्रिसाइज, बी शॉर्ट।
और वो सो व्हाट वाज आवाज। हैपनिंग वाज कि अब जितने मेरे इंटरव्यूज में चल रहा था या कुछ भी पूछ रहे थे, तो मैं आंसर कर रहा हूँ उसमें। एक बार उन्होंने बोल दिया कि आप शॉर्ट एंड क्रिस्प रहो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहो। मेरी आदत नहीं है, मैं डिटेल आंसर देता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ, उसके पीछे अथॉरिटी रखने की आदत बन गई है। तो एक टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो गए जेन्युइनली, या तो वो मेरे को टेस्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी जोर से चिल्ला के बोला ना, आयुष दिस इज नॉट योर कोर्ट रूम, कीप दिस एसएसबी इंटरव्यू शॉर्ट एंड क्रिस्प। अब वहां पर डर नहीं लगा मुझे, बल्कि मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेशन ऐसे बनाए, मुझे उनको देख के हंसी आ गई। और मैंने बोला, सर आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट इन माय 5 years ऑफ लॉ स्कूल, आई कांट चेंज इट इन अ सिंगल डे। तो बस इतने में हम दोनों हंस दिए। ओके, नाउ सोच के देखो, जो बंदा बाहर बैठा था जिसके आवाज कान तक गई है, उसके पैरों से जमीन हिल गई होगी। भाई बिल्कुल। मेरे, ये तो गड़बड़ होने वाली है, मैं अंदर पहुंचा तो पता नहीं क्या होगा। इसने तो वैसे दिमाग खराब कर दिया, इसका सिलेक्शन हुआ ना हो, मेरा भी खराब हो जाएगा इसके चक्कर में। ओके, फेयर एनफ। वहां पर उसने हंस के आपने आंसर दे दिया, और आपने हंस के उसने भी जवाब दे दिया। पर एक बात बताओ, ये इंस्टिंक्ट पे आ गया था आपके आपके जो आपने जवाब दिया है, या ये बस नेचुरली आपकी हैबिट है? ये क्योंकि मैं अभी तक आपका पूरा इंटरव्यू करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है ये इंसान टू द पॉइंट बोलता है। रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि बस बोलता ही चला रहा है, चैटर बॉक्स है या नहीं है, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट है, ये भी नहीं है, टू द पॉइंट बात कर रहा है। सो इट्स योर हैबिट। यस, दिस इज माय हैबिट। एंड दूसरी चीज वहां पर सिंपल सी चीज यही थी कि आप जब बैठे हो तो आप उसको इंटरव्यू ना देखो, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इंटरव्यू जैसे दूसरे कॉर्पोरेट इंटरव्यूज अगर किसी ने दिया होगा तो समझ सकता है, वो होते हैं एक्चुअल इंटरव्यूज। यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो लोग बात कर रहे हैं। अगर आप इस माइंडसेट से, इस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हो, तो आप डरोगे नहीं वहां पे, चाहे कुछ हो जाए। बट भाई एक फॉर्मल मैनरिज्म तो रखनी पड़ेगी। आप और मैं बिल्कुल आप। भी एक तरह से सेम एज के हैं, बट हमने शर्ट पहनी है, हम्म, तमीज में फॉर्मल में बैठे हैं। बिल्कुल। तो वहां पर भी तो एक ये फॉर्मलिज्म तो, रखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल फॉर्मलिज्म दिखाना जरूरी है, लेकिन इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में भी एक छोटी थिन लाइन होती है। आप उस चीज को रहो वहां पर। आप एकदम फॉर्मल हो जाओगे तो आप बहुत डरे डरे रहोगे, एकदम इनफॉर्मल हो जाओगे तो आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाओगे, जो चीज बहुत गलत चीज होगी वहां पे। आप वहां पर जैसे आप ऐसे कन्फ्रंट करो जैसे कि आप अपने टीचर के साथ कर रहे हो, बात कर रहे हो। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ठीक है। अब वो एनआरसी और सीए पे जो लेफ्ट विंग राइट विंग वाली कहानी बन गई थी, जरा उसका थोड़ा ब्रीफ तो हो गया, क्या हो गया था जरा? क्योंकि सिंस मेरा मार्च में इंटरव्यू था एसएसबी का, तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा हाइप चीज चल रही थी, दिल्ली में इतने राइट्स हो रहे हैं, सब हम्म। इतना एक बिल्कुल अलग एटमोसफियर बना हुआ है। हम्म। तो उस वक्त पर आप एक लीगल पर्सपेक्टिव बना सकते हो सी एनआरसी का, जो मेरा बन रहा था, और उनका था जो कि वो एक आर्टिकल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू उनका था, उनने भी पढ़ा था नेचुरली, वो भी बता रहे थे कुछ कुछ। तो वहां पर यही था कि आप जब कोई किसी चीज को बता रहे हो, तो मैं उसको लीगल पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिबेट कर रहा था। और ओके। वो थे कि वो सेंटिमेंट्स में जाके कह रहे थे कि नहीं, जो सही है मतलब सही है, उसमें लीगल चीज वाली नहीं आनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? सेंटिमेंट वाली एक लाइन आप बताओगे जरा, हमारे लीगल वाले जो बात हाँ, है जो लॉयर समझ पाएंगे फिर। तो आप जैसे लॉ पर्सपेक्टिव की बात करते हो, तो मेरा ये रहता है कि भाई हर चीज का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, हम्म। आप उस पर्टिकुलर लॉ प्रोसीजर के थ्रू ही काम कर सकते हो। हम्म। लेकिन उनका ऐसा था कि नहीं, अगर प्रॉपर्टी लॉस हुआ है तो पार्टी इन्वॉल्व है जिसने किया है। वो लेफ्टिस्ट वाली उनकी जो एक आइडियोलॉजी थी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट से रिलेटेड नहीं थी, एक आइडियल डेफिनेशन से नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा उस चीज को सेंट्रलाइज हो गए थे कि अगर गलत हुआ है तो वहां पर एक रिलीजन का भी पार्ट मानो ही ना आप। किसने किया है वो गलत नहीं है, आप उस चीज को कंसिडर ही ना करो। आप एकदम फोकस करो कि नहीं गलत हुआ है तो सबको इन्वॉल्व रखो, या ये जो चीजें हो रही है सी ए प्लस एनआरसी की, आप इसको लिंक करोगे तो ये गलत होगा, जो चीज अभी है नहीं पॉसिबल। और मैं उनको एक्सप्लेन करूँ कि सर सी ए का भी आपको बिल दिख रहा है तो आप उसको जज कर पा रहे हो, एनआरसी का बिल नहीं है अभी। तो अगर आप उसको पर्सपेक्टिव से उसको जज कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने आसाम में एनआरसी देखा है, उसका ऐसा बिल था, तो अगर सेम बिल आएगा और सी ए प्लस एनआरसी को लिंक करोगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, फिर उनके लिए कोई प्लेस नहीं रहेगी। तो वो चीज गलत है। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था पूरे टाइम पे कि जब तक आपका बिल नहीं आ जाता एनआरसी का पार्लियामेंट में, तब तक आप कोई प्री कंसीव नोशन बना बनाओ कि ऐसा होगा। तो वो उस पर्टिकुलर सेंटिमेंट को लेकर फाइट हो रही थी वहां पे। ओके, फेयर इनफ। अभी भाई आयुष भाई, मतलब अगर मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, वो करंट अफेयर अपनी पकड़ रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर लॉ की बात है वो उससे कनेक्ट करके पूछे कि कानूनी तौर पे क्या बिल्कुल। होता है, क्योंकि आपके पास हैदराबाद रेप केस का भी आप सवाल पूछा गया था करंट अफेयर्स को बिल्कुल। मिलाकर। ओके, फेयर इनफ। सो इट डजंट मैटर यू गो फ्रॉम जैक एंट्री, डजंट मैटर यू गो फ्रॉम विच एंट्री, अगर आप किसी में आपने ग्रेजुएशन की है तो उसे रिलेट करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है।
बिल्कुल। और ये चीज सिर्फ मेरे को मेरे सीनियर के थ्रू नहीं पता चली थी, दूसरी चीज ये भी थी, जब जैसे मैं आपके वीडियोस देखता था तो कोई आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर का ले रहे हो तो उसमें वो बताते थे आप कोई भी सब्जेक्ट से आ रहे हो, कोई भी ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। तो वो चीज एक माइंड में बैठ गई थी मेरे कि हाँ, अगर आपने किसी चीज में ग्रेजुएशन करो, इतना टाइम इन्वेस्ट करो, 4 से 5 साल इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है तो इवेंचुअली आगे जाके आप जो चीज में जाओगे, चाहे आर्मी में हो चाहे कहीं पे भी हो, वहां पे भी आपकी सेम मेंटेलिटी होगी, आप उस चीज में नॉलेज नहीं गैदर करोगे, ज्यादा एक्टिव नहीं रहोगे। तो एक साइन रहता है उस चीज का, इसलिए मैं उस चीज को बहुत ज्यादा एक अपना बेसिक एलिमेंट मान के चल रहा था प्रिपरेशन का, इंटरव्यू का, कि आपको जो चीज के लिए आपने प्रिपेयर करे हो जैसे लॉ के लिए, तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज या उसका करंट से कैसे रिलेट कर रहे हो वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, अब आते हैं जीटीओ पे। फ्रेशर, कोई कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब पे डिपेंड हो रहे हैं आप, और कोरा पे या किसी ब्लॉग पे, हम्म, और जीटो टास्क आपने कभी देखे नहीं है। आपके सीनियर ने आपको बता दिया, वहां जब तू पहुंचेगा ग्राउंड में तेरे को अपने आप ही आइडिया आ जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा एक जरा ट्विस्ट करके बोलता हूँ। किसी हम्म, सीनियर्स ने आपसे कह दिया क्वेश्चन पेपर तूने देखा, तुझे अपने आप आंसर आ जाएंगे, हम्म, बात मैच नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ये आपके दिमाग में अटका नहीं कि ये जीटीओ में एक बार कहीं जाके करके देख लूं? ये चीज बहुत अलग चीज है कि आप एक थ्योरेटिकल चीज को कंपेयर करो प्रैक्टिकल चीज से। हम्म। थ्योरेटिकल के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है ठीक है। कि आप उस चीज के लिए पढ़ के रखो, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ हम्म। पे आपके पास आप किसी भी, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, किसी आपने अगर ट्रैक किया हो तो आपको पता है कि भाई पक्का रास्ता नहीं है यहाँ, कच्चा रास्ता है, कुछ चीजें आपको पत्थर लगा के, मतलब पत्थर डाल के, वहाँ पे कीचड़ है तो उसके ऊपर पैर रख के जाना है। ये हम्म। चीज आपको आइडिया आ जाते हैं वहाँ पे। ओके, फेयर तो इनफ। वो सिंपल सी चीज है वहां पर भी कि अगर आप हो वहां पर, अगर आपका काम माइंड है तो आप सिचुएशन को एनालाइज करके छोटे छोटे आइडिया, बेसिक आइडियाज के थ्रू ही कर सकते हो, लेकिन अगर चलिए, आप में डर जाओगे तो आप ऑब्वियसली बात आइडियाज भी नहीं आएंगे आपको। ठीक है, मैं और इंट्रीग कर लेता हूँ आपको। फ्लाइट क्रैश हो रही है, हम्म, बताया जाता है ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, और हम्म, क्या कहते हैं, जो मेन जैकेट है आपकी लाइफ जैकेट वो आपकी सीट के नीचे रखी है। एक इंसान जिसने प्रैक्टिकली वो काम करा है, जिसको पता है सब कुछ आगे क्या करना है, उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जो इंसान पहली बार सिचुएशन को देखकर एनालाइज हम्म, कर रहा है कि अब क्या करना है, उसकी स्पीड में, उसके सोचने में फर्क तो होगा भाई। आपने नोटिस भी किया होगा, जो बच्चे कोचिंग से आए होंगे वो फट 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 जवाब दे रहे होंगे। बिल्कुल दे रहे थे, लेकिन उनको भी ये भी चीज बताई जाती है जो कोचिंग से आते हैं कि आपको ही पूरी चीजें नहीं करनी, आपको ग्रुप को साथ में लेके चलना। तो हाँ। ये भी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हीरो ना बनूं, मैं बहुत ज्यादा आगे आगे ना रहूं। तो वो भी उस चीज को ध्यान में रख के ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं कि जिसमें आपको मौका मिलता है, बस आप उस मौके का वेट करो। आप जरूरी नहीं फट्टा लेके उठाओ, या जो वेट रहता है आखिरी में ड्रम वाला, आप उसको लेने से, उठाने से डरो। आप कैरी करो बिल्कुल। और आप वो एक इंडिविजुअलिस्टिक चीज भूल जाओ वहां पे कि आपके इंडिविजुअल रिकमेंडेशन का फोकस कर रहे हो आप। जब तक आप कोई ग्रुप टास्क कर रहे हो तो आप पूरे ग्रुप को फोकस करो कि पूरे ग्रुप को क्रॉस करना है, पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलना है। तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे वहां पे। भाई मैं एक बात बोलूं, मैं इतनी देर से आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आप फौजी तो बन जाओगे बट सिविलियन वर्ल्ड से ना एक वकील को मिस बहुत करा जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? रीजन हाँ, ये है कि आप सामने वाले के दिमाग को लेके चलते हो, वो क्या सोच रहा होगा या उसके दिमाग में क्या है। आप कोचिंग गए नहीं हो, बट आपको ये बात का अंदाजा है कि उसके कोचिंग वाले सर ने तो उसको बताया होगा ना कि ग्रुप को साथ को लेके चलना है। बिल्कुल। तो वो तो मुझे जानबूझ के जगह देगा मेरे को, उसकी मजबूरी है। बिल्कुल सेम यही होता था। ठीक है, सो आपने सामने वाले का दिमाग समझ के मैंने लिया और आपने काम करना शुरू किया। अब यहाँ से कहानी कई चीजों पे आके अटक जाती है। पीजीटी में आपके साथ जरूर हुआ होगा, आई एम श्योर कि आप अटक रहे होंगे, आपके पास जवाब नहीं आ रहे होंगे, राइट? सो यू गिव assistance to them, or do we just team part, or what was your strategy over there? फ्रेशर्स का ग्रुप था, 10 लोग थे पीजीटी में। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अगर आइडिया, तो पहले 2 ऑब्स्टेकल्स में तो हो जाता है कि चलो इजी इजी है, सबको आइडिया हो जाएंगे, फटफट कर लोगे। हम्म। तो वहां पर भी अगर कोई आइडिया दे रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो। अगर वो आइडिया एग्जीक्यूटेबल है तो ये ना करो नहीं मेरा आइडिया ले, आप उसको सपोर्ट करो, हाँ एग्जीक्यूट करने में हेल्प करो, पास करो, मटेरियल पास करो। जरूरी नहीं है आपके हाथ में हमेशा कोई मटेरियल रहे, खाली रहो, आप उसको मोटिवेट करो, हेल्प करो, एक दूसरे को हाथ दो सपोर्ट करने की, आ जाओ भाई। अपनी स्पेस बनाओ जहाँ पे आप खड़े हो एक दूसरे की। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जहाँ पे टफ चीज है, जहाँ पे पूरे ग्रुप को काम नहीं आ रहा है, हम्म। जहाँ पे किसी को आइडिया नहीं आ रहा, हम्म। अगर आप लिटरली आप में वो नॉलेज है, आप उतने काम हो, तो वहां पर आपको आइडिया अगर आ गया तो हम्म। बहुत हेल्पफुल रहता है, आप खुद में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और दूसरी चीज, पीजीटी के पहले ही इनफैक्ट,
अगर आप जब अपने कैंडिडेट लाइन में रहते हो और आपके बाकी ग्रुप के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप कुछ भी बोलोगे वो अच्छे से सुनेंगे उस चीज का, एक इन्फ्लुएंस बनता है उस चीज का। तो जितना जीटीओ के टास्क के पहले जो एक टास्क चल रहा है उस टाइम एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखना जरूरी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कैंडिडेट लाइन में। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है या आपको पहले से ही वो पसंद नहीं कर रहे, तो आपके पॉइंट वो वैसे ही नहीं सुनेंगे, चाहे आपके पॉइंट कितने लॉजिकल हो। लेकिन अगर आप फ्रेंडली हो, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है, तो आप कुछ भी बोलोगे, चाहे गलत भी बोलो, सुनेंगे। हाँ, ये तो मैंने देखा है, ये तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैंने अपने केस में भी देखा है। मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरी बात बहुत ही मतलब मैंने ऐसे बकवास भी बोली, मेरी बकवास सुनी भी गई है। हाँ, तो मैं समझ बिल्कुल रहा होता हूँ था। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। ठीक है, फिर ना सो यू गो विद दिस, एंड आई एम श्योर ग्रुप रेस भी आपने इसी तरह से कर दी होगी, उसके बाद पीजीटी बिल्कुल। एचजीटी का सेम रहा होगा। नाउ हम्म, कहानी आ जाती है लेक्चरेट। हम्म, वकील साहब हैं, आपको तो वैसे ही कोर्ट रूम को पता है, यहाँ तो एक बिल्कुल। इंसान है, वहां तो बहुतों को जज करना देखना पड़ता है। तो वहां पर बोलने की आदत हो गई, चलो ठीक है, वहां से आपको कहीं ना कहीं कॉलेज से मिल गया होगा। पर कहीं ना कहीं लेक्चरेट का एनवायरनमेंट हम्म, थोड़ा टेंस भी होता है। अच्छा, मैंने एक बात देखा लेक्चरेट में, लोग ऐसे घूर के देख रहे होते हैं, भाई इतनी ध्यान से सुनने की, जो तूने बोला है ना वो रिपीट करके सुना देंगे तेरे को हम। बिल्कुल। और वो जो ये नस्ल होता होती है है, ऐसी मैंने भी यही देख। चीज किया था। अच्छा, तो अच्छा आप भी मतलब घूर के ही देख रहे थे। बिल्कुल। तो चलो वहां पर जब ये सीन है, तो वहां पर एक कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट में जेल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? 3 मिनट पहले आपको ही टॉपिक मिलता है, वहां पर आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं, 4 टॉपिक है, आपने कोई एक डिसाइड किया, तुरंत रिंग बजी, आप आ गए। हम्म, नाउ व्हाट यू हैव माइंड, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट है, ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट है, आपको सिर्फ टॉपिक 3 मिनट पहले दिखा दिया गया है। सो बिल्कुल। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी ओवर देयर? सी बिफोर गोइंग फॉर द लेक्चरेट, मुझे पता था कि मैं वोकल स्किल्स में अच्छा है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक प्रोफेशन में रह चुका है कि वो हम्म। आपने उसके फेमिलियर हो। हम्म। अब वहां पर जब मुझे टॉपिक मिले, तो सबसे एक इंट्रीगिंग टॉपिक मुझे मिला था रिलीजन इन पॉलिटिक्स। ओके। अब जब मुझे वो टॉपिक दिखा, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया, मैं जो सामने लेक्चरेट चल रहा था उस पर फोकस किया, वो क्या बोला उस पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि टॉपिक इतना क्रूशियल था, उसी टाइम पे सब कुछ चल रहा है, मंदिर वहीं बनेगा और अयोध्या ये सब चल रहा था। तो मैं बिना ज्यादा सोचे समझे वहां पे गया, और वहां पर मैंने ये चीज का ध्यान नहीं रखा, जैसे मैंने खूब पढ़ा था कि आपको ज्यादा पॉलिटिकल व्यूज नहीं देने एसएसबी में अपनी, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। लेकिन जब मैंने टॉपिक ऐसा ऐसा चूज किया है, तो मैंने तो सारे स्लोगन्स यूज किया वहां पे, मंदिर वहीं बनेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेके सब कुछ यूज किया मैंने। फिर मैंने उस चीज का वहां पे, यही चीज जरूरी है कि आप वहां पे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, प्री कंसीव नोशन बना के ना जाओ। जैसा जो चीज है, आप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो बहुत क्रूशियल है, आप इस चीज को इंक्लूड करो। यही तो पॉलिटिक्स हो रही है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक रिलीजन का सपोर्ट लेके काम कर रहे, चाहे किसी का भी हो, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, तो आप उस चीज को बताना जरूरी है। तो लेक्चरेट में आप कभी भी जा रहे हो, या किसी भी चीज में इनफैक्ट, तो आप ये ना डरो कि मैं ऐसा बोलूंगा तो इससे ये होगा, या इसने ऐसा बोला था और इसके साथ ऐसा इसका रिकमेंडेशन नहीं हुआ। नहीं, जरूरी नहीं है। आप जितने ऑनेस्ट हो अपने व्यूज के साथ, उस चीज का स्टैंड लो और बिना डरे बोलो। बट भाई ऑनेस्टी के चक्कर में आपके दिमाग में डर तो थोड़ा बहुत आया होगा ना कि यार ये बोल के अगर मैं फंस गया तो, मतलब ऑनेस्ट जो। बताया, हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मैंने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं कि यार इससे मैं फंसूंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि टॉपिक ही मेरे को इतना मजेदार लगा कि अगर मैंने इस पे नहीं बोला, तो फिर किस पे बोलता, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट डे, किस पे बोलता? इसमें अगर नहीं बोलता, तो मेरे को बहुत ज्यादा था कि नहीं, मुझे इस पे ही बोलना है। कॉन्फिडेंट था, मजा आने वाला था, तो मैं इसको एंजॉय करने वाला था बोलते बोलते। मैं भाई, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, रिलीजन इन हम्म, पॉलिटिक्स, ठीक है, और हम बिल्कुल। सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस भी किया है ये। ठीक है। बिल्कुल। और इतनी भड़ास, अगर चाय की चुस्की सर लेके बैठो तो इस पे बहुत सारी डिबेट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही। बट यार ये मैं तो सच में डर जाता, मैं शायद फिर भी, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आता कि यार ये टॉपिक चूज कर लूं। और चूज करने के बाद भी घबराहट रहती, भाई कुछ ऐसा ना निकल जाए कहीं मेरे बैकफायर में पहुंच जाए वो। बट यू रिमेन सो कॉन्फिडेंट ओवर देयर, यू सेइंग यू हैव द स्टेट पॉलिसी, बी ऑनेस्ट, ठीक है, हम्म, बी कॉन्फिडेंट ओवर देयर, पर कहीं ना कहीं आपने न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल मैंने किया। मैं जैसे मैंने बोला, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम नहीं लिया वहां पे। ओके। ओके। लेकिन वहां पर आपने इश्यूज डिस्कस करे, अयोध्या डिस्प्यूट को डिस्कस किया आपने, चाहे हम्म। आपने सीएनआरसी को डिस्कस किया, चाहे आपने साउथ में रिलीजन कन्वर्जन जो होते हैं उसको सपोर्ट मिलता है जो, उस हम्म। पर डिस्कस, तो आपने इंक्लूड किया, वो इश्यूज डिस्कस किया विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, तो आपने वहां पे न्यूट्रल रहे। लेकिन आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से डिविएट भी नहीं हुए कि आपने उसको कम बताया हो, सिर्फ डर के मारे। ओके। ओके। ओके, नाउ आई गॉट योर पॉइंट, बी ऑनेस्ट बट बी केयरफुल, मतलब आप ये कह रहे हैं यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द स्मार्टनेस, डोंट बी इनोसेंट। बिल्कुल।
ओके, बिल्कुल डोंट बी इनोसेंट, बी ऑनेस्ट विद अस पार्टनर्स, राइट? बिल्कुल। भाई सब हो गया, अब मैं आता हूँ कॉन्फ्रेंस पे। हम्म, कॉन्फ्रेंस में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि इलाहाबाद की स्पेशल सॉरी इलाहाबाद बोर्ड में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो और आपको वहाँ का कोई मैनेजमेंट इंचार्ज बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस करेंगे? क्या था वो? तो उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ इतना ही थॉट था, क्योंकि आप शाम को रोज खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेलो चाहे वॉलीबॉल खेलो, और इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पे, 5 बोर्ड्स हैं, साइमल्टेनियस इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले यही था कि मैं ज्यादा कोर्ट्स बनाऊंगा खेलने के लिए, वॉलीबॉल हो चाहे बास्केटबॉल। और दूसरा ये था कि आप जब कैंडिडेट लाइन में रहते हो, तो इतने बड़े हॉल हैं वहाँ पे, इतने सारे बेड्स हैं, मैक्सिमम बेड्स ज्यादातर वेकेंट रहते हैं, खासकर आफ्टर स्क्रीनिंग। और वहाँ पे 2 हॉल खोल दिए थे उतने सेम लेंथ के, ज्यादा बेड्स खाली पड़े हैं। तो मैंने यही बोला था, मैं उसको एक ही हॉल को खोल के ज्यादा मैनेज अच्छे से करता, ताकि इंटरेक्शन बच्चों के बीच में और बना रहे। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने समझ बोला था। ओके, यहाँ तक आपकी कहानी हो गई, फाइनली आपका नाम हो गया, रिकमेंडेशन आपकी मिल गई हाथ में। अच्छा भाई, वकील तो आप हो ही। बिल्कुल। अब वकीलों के हाथ में बंदूक दे तो मेरे हिसाब से तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ये। हाँ, बहुत ज्यादा। चाहे वो बंदूक से मारेंगे, चाहे अपनी नॉलेज से मारेंगे, कोर्ट ले जाके, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह लूटेंगे जरूर। ओके मैन, दैट्स ग्रेट। ये आपने बहुत सही कह दिया। बट ये डेडली कॉम्बिनेशन के साथ जब आगे जा रहे हो, सो हम्म। ये आर्म फोर्स में आपकी कोई मतलब पर्सनल ये ख्वाहिश की यार ये रेजिमेंट ज्वाइन करनी है, दिमाग में बैठा तो होगा कुछ ना कुछ? अभी तक आप जैसे अगर मेरे से पूछो, तो मेरा सिंपल सी चीज है कि मुझे खुद को ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कि मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा काम करूंगा, ओके। या कहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहूंगा। मैं अभी सही नहीं कह सकता कि मैं पैरा ज्वाइन करूंगा। हर किसी का रहता नहीं पैरा जाना, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरी खुद की फिजिकल कैपेबिलिटीज है, मैं कितने लिमिट तक जा सकता हूँ, खुद को कितना पुश कर सकता हूँ। तो जब तक मैं एक बार वहां जाके अपने आप से वो इन्वायरमेंट नहीं देख लूंगा, तब तक मैं इसको कहना भी बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए कि मेरे लिए क्या। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से ऐसी पूछोगे कि मेरी क्या एक अच्छा लगता है मुझे जाना, तो वो यही रहेगा कि मेरे को इन्फेंट्री जाके राजपूत राइफल्स या कोई ऐसी रेजिमेंट जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, जिनको आप सुनते रहते हो, वो रेजिमेंट ज्वाइन करूँ। ये आपके मन में टारगेट, चलो ये बहुत सही है। बट ये टारगेट बनाने के साथ आईएमए बॉल का भी कोई टारगेट बना रखा है आपने? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ उसके बनाने की भी। चलो मैन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जय हिंद, जय किर, बताओ। थैंक यू सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।